अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे जो पेरेंटिंग सेशंस हैं उसके अंदर हमने जो 2022 से स्टार्ट किया था, अब उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम 2025 के अंदर आ गए हैं। जो फर्स्ट टॉक थी उसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करना है, फिर उसके बाद हम आज वाली टॉक के ऊपर आते हैं। जो फर्स्ट टॉक थी वो थी कि जो बच्चे 1996 प्लस माइनस वहाँ से लेके और तकरीबन 2012 तक बॉर्न हुए थे, इनको बोला जाता है, इस जनरेशन को बोला जाता है जनरेशन ज़ी, जेन ज़ी या जनरेशन ज़ी बोला जाता है इन्हें। इनको क्यों बोला जाता है जनरेशन ज़ी, और इससे पहले वाली जनरेशन हैं उनका भी क्या था, डिटेल्स उस लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएंगी। लेकिन प्राइमरीली क्या था कि ये वो जनरेशन है जिन्होंने हमेशा से इंटरनेट को देखा था, एवॉल्व हुए हुए दुनिया के अंदर इंटरनेट को हमेशा से देखा था, उनके लिए ट्रांजिशनल फेज़ नहीं था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जिसको सोशियोलॉजिस्ट ने क्लासिफाई किया था उसको बोलते हैं जनरेशन अल्फ़ा या जेन अल्फ़ा, जो कि 2012 से लेके और ऑनवर्ड्स चल रहा था। ठीक है, ऑनवर्ड्स चल रहा था। उसके अंदर मैंने ये बात भी मेंशन की थी लास्ट वाले पेरेंटिंग सेशन में या उससे पिछले वाले पेरेंटिंग सेशन के अंदर भी कि मोस्ट प्रॉबली जिस तरह से अगर आप उसका पैटर्न अंडरस्टैंड करें ना, ऑल्दो आई एम नॉट अ सोशियोलॉजिस्ट, लेकिन अगर उसका पैटर्न अंडरस्टैंड करें आप लोग तो ये समझ में लगती है कि इसका मतलब ये है कि अब नेक्स्ट जनरेशन की डिफाइनिंग मोमेंट आ गई है कि एक नई जनरेशन को डिफ़ाइन किया जाएगा। और मैंने उसके अंदर ये सेंटेंस बोला था कि मोस्ट प्रॉबली उसको शायद बोल दिया जाएगा जेन एआई बोल दिया जाएगा उसे, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म जो है वो अब एक ऐसी फॉर्म के अंदर अब आ गया है कि इट इज़ इम्पैक्टिंग एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ, एवरी सर्कल ऑफ लाइफ, एवरी कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ लाइफ, उसको वो एड्रेस कर रहा है। तो एग्जैक्टली वही है कि 2025 से अब नई टर्म डिफ़ाइन हो गई है कि अब जो 2025 में बॉर्न होंगे और आगे जाएंगे, जिसको रफली फ़िलहाल के लिए तो कहा जा रहा है कि वो शायद 2039 तक ये ट्रांजिशन चलेगी शायद, वो है जेन बेटा बोल रहे हैं उसे, अल्फ़ा था तो बेटा ही है। और इसके अंदर मेजर चीज़ क्या है कि ये वो बच्चे होंगे, वो जनरेशन होगी जिन्होंने एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमेशा से देखा होगा अपनी डेली लाइफ के अंदर। उनके अंदर एक ट्रांजिशनल पीरियड नहीं होगा। ट्रांजिशनल पीरियड को अंडरस्टैंड करते हैं, क्या मतलब है उसका कि आपसे मैं पूछूं और हम लोग आपस में डिस्कशन करें तो हम बड़ी जल्दी इस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे कि हाँ चैट जीपीटी, आप लोगों को नाम नहीं भी याद होगा, सॉरी डेट नहीं भी याद होगी, लेकिन आप लोग बड़ी जल्दी क्विकली बता देंगे कि चैट जीपीटी तो मेरे ख्याल में ये भी 2 साल हुए होंगे या 3 साल हुए होंगे, चलें 4 साल हो गए, बहुत हद हो गई। ठीक है, ये आप सारी गैस वर्क करके इतना बता देंगे। मोर और लेस आप लोगों को कुछ ना कुछ पता ही होगा उसके बारे में। अगर आप लोगों ने पर्सनली अभी तक नहीं भी यूज़ किया तो आप लोगों ने कम से कम दूसरे लोगों को बात करते हुए ज़रूर सुना होगा कि ये कोई चीज़ होती है और बड़ी बेनिफिशियल है और आपका काम करके दे देगी और इस तरह करके कोई चीज़ होगी। तो ये जनरेशन वो होगी जो इस टेक्नोलॉजी को ट्रांजिशन के बगैर देखेगी। इवन स्कूल के बच्चे जो लेट सपोज ग्रेड 6 और 7 में भी हैं, उनको भी चैट जीपीटी का पता होगा और वो उन्हें पता है कि हाँ 2 साल पहले, 3 साल पहले तो ये चीज़ नहीं थी, वो चीज़ अब है, ट्रांजिशनल फेज़ है वो, राइट। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा वो जनरेशन बेटा के ऊपर एम्फेसाइज करते हुए, बेशक आपके अपने बच्चे जो हैं वो आप कह दें कि नहीं हमारे तो बड़े हैं इस एज से, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 2024 तक जो है ना वो कुछ और ही दुनिया थी और 5 में आके एकदम से कुछ और हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ऑफ कोर्स नेचुरली ये ट्रांजिशनल फेज़ है। तो जिस चीज़ की हम डिस्कशन कर रहे होंगे ना, उसके जो 2021 में भी पैदा हुए थे, 20 में भी पैदा हुए थे, जो आज 6-7 साल के भी हैं, वो सब उसको फील कर रहे होंगे। और ज़ाहिर बात है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको मैं और आप भी डेली लाइफ के अंदर इस चीज़ को फील करेंगे और कर भी रहे होंगे अभी ऑलरेडी। तो इस टॉपिक को पहले बिल्डअप करने के लिए हम बच्चों की तरफ, पेरेंटिंग वाले बात की तरफ हम बाद में आते हैं और हम पहले डिस्कशन के ऊपर आते हैं कि जो ये वर्ल्ड है इसकी यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो उसके पीछे क्या क्या फेजेस ऐड हो गए थे इसके अंदर। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और जो आज से चंद साल पहले की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थी ना, हम उनको इमेजिन करके देखते हैं। देखिए, एक वक्त वो था कि जब हमारे कोई रिलेटिव बाहर के मुल्क में चले गए थे और वो कभी फ़ोन करते थे तो फ़ोन पे भी हम अगर बात करें एक दूसरे के साथ तो वो
बाकायदा कॉल बुक करवानी पड़ती थी, कॉल के ऊपर लैग होगा, डिले होगा। अगर आपने अस्सलाम वालेकुम बोला है तो आपको पता है कि फ्यू सेकंड्स का डिले होगा, क्योंकि कॉपर की लाइन से वो यूके से आवाज़ ट्रैवल बैक होके आनी है, तो आराम से आपको बात करनी पड़ेगी तसल्ली के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ईमेल आई थी तो कितनी बड़ी बात लगती थी वो, ईमेल वाली बात है, कितनी बड़ी बात है कि ईमेल आ गई है, उन्होंने एक मैसेज टाइप करके भेज दिया है और वो हमें मिल गया, अभी मिनट्स के अंदर मिला है हमें, वो मिनट्स की बात है, हमें वो एक ईमेल मिल गई है। ये बहुत बड़ी बात समझी जाती थी वाली। इसको आप आगे मूव फॉरवर्ड करें तो अब हमारे लिए दुनिया के कोई किसी भी हिस्से में हो, कोई किसी भी हिस्से में हो, कितना नॉर्मल है वीडियो चैट्स करना एक दूसरे के साथ, किस कदर नॉर्मल बात है एक दूसरे के साथ बात करना, कम्युनिकेट करना। चाहे वो आपके करीब रह रहा था, आपने उसके साथ बात करनी है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल काम था जिसके अंदर आपने कोई मीटिंग होनी है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और दुनिया के किसी भी कोई हिस्से के अंदर है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ईज़िली हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। अच्छा, जहाँ तक हम बात करते हैं कि आगे हमारे जो डेली लाइफ और वो जो मैटर्स हैं, उसके अंदर आप ये देखें कि पहले जब हमारे पास ये गाड़ियाँ आनी शुरू हुई थी तो गाड़ियों का जो एडवांसमेंट्स हैं उसके अंदर सब ने नाम तो मिसाल के तौर पे सुना ही होगा टेस्ला का। तो टेस्ला के फीलिंग ये आती थी कि ऐसे फिर टेस्ला है ना, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक किस्म की गाड़ी है, तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है और शायद बहुत ही एक्सपेंसिव होगी, कि वो सिर्फ कोई एक्सक्लूसिविटी है जो उसको अफोर्ड कर सकेंगे उसे, अदरवाइज़ वो तो उसको उसमें बैठना, उसको एंजॉय करना वो तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत अफोर्डेबल गाड़ी है, वो बहुत अफोर्डेबल गाड़ी है और बहुत ज़्यादा वो इंस्टॉलमेंट्स और उसके ऊपर मिल रही है। और उसने असल में एक कल्चर, एक ट्रेंड सेट कर दिया उसने, कि उसकी वजह से बहुत सारी दूसरी कंपनीज़ ने उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया उस चीज़ को। उसमें कमाल चीज़ उसका ईवी होना नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, वो कमाल नहीं है, बल्कि इनफैक्ट अगर आप व्हीकल्स की हिस्ट्री पे जाए ना तो शुरू में इब्तदा में सबसे पहले बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ होती थी, बिल्कुल आज से कुछ 100 साल पहले, 125 साल पहले शुरू की गाड़ियाँ जो थी वो बैटरी ऑपरेटेड थी। वो तो बाद में जाके ये जो मिडिल ईस्ट और यहाँ पे ऑयल जब निकला था और जिसे ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, और वो 20s और 30s के बाद जाके वो रेवोल्यूशन आई थी कि वो इतना सस्ता रहा था। और ज़ाहिर बात है कि एक टैंक ने इतने ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पूरे कर लेने कि वो फिर ईवी का जो था वो फ्यूचर अब जाके नज़र आया। फिर इतने साल वो उसने जो फ्यूल बेस्ड गाड़ियाँ थी उन्होंने इसको लीड किया। एनीवे, पॉइंट मेरा ये था कि असल में टेस्ला का कमाल ये नहीं है कि वो ईवी बेस्ड गाड़ी है, असल उसका कमाल ये था जो एक बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज़ थी, वो ये थी कि वो सेल्फ ड्राइविंग मोड है उसके अंदर, कि आपको ड्राइवर को होने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी आपको लेके चली जाएगी। हम लोग ऑलरेडी गूगल मैप्स यूज़ करते हैं और बाकी वो बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है कि आपको कहीं किसी से पूछना नहीं पड़ता कि भाई साहब ये जगह किधर जाती है, वो किधर है, आपको किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगले बंदे से सिर्फ ये रिक्वायर्ड है पिन लोकेशन, बस सिर्फ पिन लोकेशन, आपको कोई और सवाल नहीं पूछना उससे, कोई और सवाल नहीं पूछना, सिर्फ पिन लोकेशन चाहिए। तो वो आपको सारा ट्रैवल एस्टिमेट, राउट क्या बनेगा, कितना टाइम लग रहा है उसके अंदर, और उसके अंदर भी बल्कि आप ये देखें कि उसके अंदर मल्टीपल वो राउट दिखाएगा और एक राउट के ऊपर वो ग्रीन लीफ दिखाता है कि सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली यहाँ पे आप रहेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज एक रास्ते पे आपने जाना है, मोटरवे से भी आप जा सकते होंगे और दूसरा रास्ता भी होगा, लेकिन मोटरवे पे हाई स्पीड जाना पड़ेगा आपको 120, तो वो ज़्यादा फ्यूल यूजेज होगी। दूसरी साइड के ऊपर अगर आप इससे चले जाएंगे तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, तो उस पर वो ग्रीन लीफ दिखा रहा होगा। लेकिन वो सिर्फ रिकमेंडेशन होती है, आप मजबूर तो नहीं है ना कि आपने उसी को अडॉप्ट करना, आप जहाँ मर्जी से लेफ्ट राइट टर्न कर लें। लेकिन टेस्ला ने जो सेल्फ ड्राइविंग मोड को पहले स्टार्ट किया था और बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हुआ था, लेकिन इवेंचुअली काफ़ी हद तक कामयाब तजर्बे, अभी टेम्परेरी उन्होंने उसको डिसेबल किया हुआ है थोड़ा सा और उसको टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लें, लेकिन वो टेम्प्रेरी फेज़ है। और बाकी सारी दुनिया की गाड़ियाँ जो है ना वो भी उसके ऊपर हो गई। नज़र ये आ रहा है कि फ्यूचर के अंदर ना बहुत जल्द जो असिस्टेड ड्राइविंग और फिर इवेंचुअली सेल्फ ड्राइविंग स्टार्ट हो जाएगी, असिस्टेड और फिर सेल्फ ड्राइविंग। थोड़ी थोड़ी असिस्टेड ड्राइविंग पाकिस्तान के अंदर भी आना शुरू हो गई। यानी कि मिसाल के तौर पे ये है कि पहले कितना रेयर होता था ऑटोमेटिक गाड़ी का होना, अब तकरीबन सारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक है। नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने गियर लगाने हैं, अब आपको तकरीबन सारी छोटी गाड़ियाँ भी ऑटोमेटिक आना शुरू हो गई हैं अब वो, ठीक है। और मैनुअल ट्रांसमिशन जो है ना वो ज़्यादातर या तो बहुत बड़ी व्हीकल्स के अंदर होती है या स्पोर्ट्स कार के अंदर होती है। अदरवाइज दुनिया के अंदर कहीं भी आप चले जाएँ, स्टैंडर्ड जो गाड़ी होगी ना वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली ही होगी।
अच्छा, उसके साथ साथ एट पैरेलल जहाँ पे एक चीज़ ही आ गई, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं कि क्रूज़ ड्राइव आ गई उसके अंदर, कि अब आपने गाड़ी को सेट कर दिया क्रूज़ के ऊपर। तो पहले होता था मैकेनिकल क्रूज़ होता था, आपने 120 पे सेट कर दिया गाड़ी को, क्या मैं बजाय कि एक्सीलेटर पे पाँव रखूँगा वो क्रूज़ सेट कर दो 120 के ऊपर, तो गाड़ी मोटरवे पे खुद ब खुद 120 पे जाएगी। लेकिन क्योंकि वो मैकेनिकल था, तो मिसाल के तौर पर स्लोप आई है ना, तो गाड़ी ने तो 120 पे जाना है, तो स्लोप पे तो स्पीड और आपका क्या हो जाना है फिर, नहीं एक्सीडेंट ना भी होला ना करे, लेकिन क्या हो जाना है, चलान हो जाना है, आपका चलान हो जाना है, आपने आराम से 130 140 क्रॉस कर जाना है। तो अब के जो क्रूज़ होते हैं ना, उसके साथ लिखा होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़, कि वो प्रोग्रेसिवली चेक करता है कि अगर गाड़ी की सिचुएशन ऐसी है ना कि वो हाइट पे जा रही है या वो स्लोप पे जा रही है। हाइट पे जाएगा तो वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी, अब वो 120 पे नहीं रुकेगी, राइट, यानी कि वो पुश ज़्यादा करेगी ताकि आप 120 को मेंटेन कर सकें। स्लोप पे जा रही है तो वो एक्सेलरेशन कम कर लेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो रोड को अंडरस्टैंड कर रही है, या रोड की जो स्लोप और वो है उसकी जो चढ़ाई है उसको वो अंडरस्टैंड कर रही है। अच्छा, इस तरह बढ़ते बढ़ते तो सेल्फ ड्राइविंग से रिलेटेड ना एक दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ी है, लोकल गाड़ी एक बनती है, उसके अंदर उन्होंने रोड असिस्टेंस दी हुई है और एक ब्रेक्स का सिस्टम दिया है। कौन सी गाड़ी है पाकिस्तान के अंदर जो असेंबल हो रही है, लोकल असेंबल? हेवल में होगा, शायद होगा हेवल में। जिस तरह होंडा जो है, उसकी जो होंडा सिविक की RS मॉडल है, उसके अंदर असिस्टेंस है, लेन असिस्टेंस है, कि अगर आप गाड़ी पे जा रहे थे और आपकी गाड़ी लेफ़्ट राइट हो गई तो क्या होगा, वो वापस आपको स्टीयरिंग सीधा कर लेगा। ड्रिफ्ट अगर आप कर रहे थे ना एक आध साइड के ऊपर, वो ड्रिफ्ट कर लेगा, वापस सीधा हो जाएगा। या वो ये जज करे, उसके अंदर सेंसर्स तो लगे होते हैं गाड़ी के आगे पीछे, तो एक सेंसर वो होते हैं सिर्फ जो सिर्फ बीप करेंगे कि आपको वार्न करें कि भाई कोलिजन ना हो जाए। लेकिन अभी हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो जज करेगा कि आपकी स्पीड बढ़ रही है या आप स्लो डाउन नहीं कर रहे, आगे वाली गाड़ी स्लो है या कोई और ऑब्जेक्ट है और कोलिजन हो सकती है, तो इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू टेक ओवर, वो गाड़ी का कंट्रोल ले लेगी आपसे और उसने ब्रेक लगानी, आपके हाथ से निकल जाएगी वो चीज़, राइट। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी आना शुरू हो गई हैं गाड़ियाँ। वो और बात है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है जो इसको सपोर्ट कर सके, क्योंकि लेन असिस्टेंस के लिए क्या चीज़ चाहिए, लेन चाहिए, और हमारी तो लेन के वो तो सिर्फ कोई बाहर का कोई दौरा पड़ रहा तो पेंट होता है, वरना तो हमारी लेन असिस्टेंस नहीं होती। फिर बाहर की लॉज बड़े क्लियर हैं कि अगर एक रोड जो है वो वन वे है तो वो वन वे है, फिर ना हमारे यहाँ वन वे नहीं होती, वो तो फ्री वे होती है, जहाँ मेरा दिल चाहेगा मैंने उस तरह चलानी है। मैंने टेस्ला के ऊपर एक दफ़ा राइड ली थी, तो उसके अंदर ये जो सामने जो स्क्रीन होती है इंफोटेनमेंट, जैसे इंफो स्क्रीन जो होती है, उसके अंदर वो उसका ना आपका पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा होता है उसके अंदर। जैसे ही वो उसके सेंसर डिटेक्ट करेंगे कि वो बंदा लेफ्ट पे वॉक कर रहा है, तो उसके अंदर एनिमेशन में बंदा वॉक करता हुआ आ जाएगा, सामने सिग्नल्स हैं तो वो आ जाएंगे आगे, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा कि एक ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, तो वो अकॉर्डिंगली गाड़ी खुद ब खुद स्लो डाउन हो जाएगी। स्पेशली अगर उसको लेफ़्ट राइट को बंदे भी उस पर नज़र आ रहे होंगे ना, तो वो फिर रुक जाएगी गाड़ी। उसके अलावा नहीं राइड बनता उनका, हमारे मुल्क में हर जगह का राइड बनता है हमारा, जहाँ मर्जी से मेरा दिल चाहेगा क्रॉस करना। तो एनीवे मेरा पॉइंट सारा कहने का ये है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि इवेंचुअली जो गाड़ियाँ या व्हीकल्स हैं ना, वो एक सेल्फ ड्राइविंग मोड के अंदर चली जाएंगी। एक प्लेजर को बंदा लेना चाह रहा है ड्राइविंग का, वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ अब आपको ये फटीग करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गाड़ी मैंने चलानी है और ये मसला होगा ये होगा। फ्यूचर जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे मुल्क के अंदर अभी हमने कहीं पर रोड पे जाना हो तो टोल प्लाजा आता है अगर बीच में, तो ज़्यादातर जगहों के ऊपर तो अब हम वही पुराने तरीके से मैनुअल चल रहे हैं कि हम शीशा उतारेंगे, हम उसको जो लिखा होगा 50 रुपये 40 रुपये 100 रुपये वो हम करेंगे, वो हमें मैनुअल पर्ची देगा और डंडे को हटाएगा कि चलिए जी आप गुजर जाएँ। तो हमने बहुत तरक्की कर ली कि हमने एम टैग्स इंट्रोड्यूस कर दिए। एम टैग से क्या होगा कि पर्टिकुलर लेन्स के अंदर जब हम जाएंगे तो हमने स्लो डाउन तो करना है, गाड़ी बिल्कुल ही डेड स्टॉप पे लेके आनी है। उसका सेंसर हमारी गाड़ी को रीड करेगा, उस टेक्नोलॉजी को RFID बोलते हैं जो हमारी गाड़ी में इंस्टॉल होता है। उसके हिसाब से वो देखेगा कि बैलेंस है कि नहीं है, अगर बैलेंस है तो वो उसका बैरियर हटा देगा, हम लोग क्रॉस कर लेंगे, अगर नहीं है तो हमें उस वक्त पे करना पड़ेगा। लेकिन बाहर के मुल्कों में आप जाए ना तो वहाँ के टोल प्लाजा ऐसे नहीं है। वो टोल प्लाजा ऐसे हैं जिस तरह हमारे पेडेस्ट्रियन ब्रिज होते हैं कि हम नीचे से गाड़ी को स्पीड लेके जाएंगे और वो खुद ही उस वक्त सेंस कर लेगा कि ये गाड़ी गुजर गई है, नंबर ये था और इसके बैलेंस इतना था, बैलेंस कट गया। लो बैलेंस भी होगा, वो गाड़ी को जाने देगा और आपको वार्निंग आ जाएगी और अपने सिस्टम में भी आ जाएगा कि लो बैलेंस है।
क्योंकि वहाँ पे तो रूल्स बहुत बेहतर है ना, तो वहाँ पे साल के बाद जब गाड़ी ने रिन्यू होना होता है तब आपने सारा अपना पिछला टोल और सब कुछ पे ऑफ क्लियर करना होता है। अच्छा, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स। अब हम आते हैं कि हमारे पास, सबके पास आहिस्ता से करके 2000s के अंदर मोबाइल आना शुरू हुए थे। मोबाइल तो वैसे भी पहले भी थे, लेकिन पहले मोबाइल होता था कि कोई बिजनेसमैन है उसके हाथ में बस मोबाइल होगा, कोई बहुत ही महंगी लग्जरी आइटम है ये, ऐसे होगा। फिर आहिस्ता से करके बिल्कुल आम आवाम तक वो आना शुरू हो गया। मोबाइल कंपनीज़ का कंपटीशन ही ये चलना शुरू हो गया कि बिज़नेस कम्युनिटी को छोड़ो, प्रीमियम पैकेजेस को छोड़ो, आवाम को एड्रेस करो। पूरी रात का पैकेज इतने पैसे, और ये एक हफ्ते के अंदर इंटरनेट सिर्फ इतने पैसे, उस तरह करके पैकेजेस आए तो सब लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर हमें पता है कि जब ये 3G और 4G आना शुरू हुआ, तब हमारे मोबाइल्स के स्मार्टफोन का असल फ़ायदा हुआ था। वरना उससे पहले स्मार्टफोन्स हम सिर्फ तस्वीरें खींच लिया करते थे। जब घर में कहीं होंगे, वाईफाई होगा तो तब कुछ उसको यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। हमने एक्चुअली उसको कब बेनिफिशियल बनाना शुरू किया, जब 3G और 4G आया, तब वो जो सोशल मीडिया वाला उसका पार्ट और व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें तब हमने यूज़ करनी शुरू की ना। इससे पहले हम कहाँ ये यूज़ करते थे चीज़ें, और वो जो SMS और कन्वेंशनल चीज़ें उसको स्किप भी कर दिया। फिर उसके बाद एम्बेडेड डिवाइसेस हैं, जो जेन अल्फ़ा की मेन चीज़ थी कि स्मार्ट वॉचेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारे यहाँ, स्मार्ट वॉचेस। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस की एक चीज़ बताएं जो बिल्कुल भी इसमें ना होने के बराबर थी नहीं, एब्सेंट थी, और स्मार्ट वॉचेस के बाद वो चीज़ या उस तरह की ऐप्स या उस तरह की सोच डेवलप हुई हेल्थ के हवाले से, राइट। वो आपकी क्या क्या नोट कर रहा होगा, हार्ट बीट नोट कर रहा होगा आपकी, ठीक है, आपके स्टेप्स नोट कर रहा होगा, स्लीप टाइम सोच रहा होगा, उसे पता लगा होगा कि आप कितना सो रहे थे, ठीक है। और उसके अंदर इतनी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं कि आपकी हार्ट बीट के, अगर आप नहीं भी उसको बता रहे ना, वो आपकी हार्ट बीट से ही गेस कर रहा होता है कि इस वक्त आप कुछ खा रहे हैं, इस वक्त आप, ठीक है, आपकी बॉडी उस हिसाब से अडॉप्ट कर रही है कि आप खा रहे हैं या आप चल रहे हैं या आप सो रहे हैं। आपकी बिल्कुल बॉडी जो है ना वो स्लो डाउन हुई भी है इस तरह। वैसे तो इसके अलावा और भी होती हैं, रिंग्स भी अवेलेबल होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन गूगल ने एक प्रोडक्ट निकाला था गूगल ग्लासेस के नाम से, जो काफ़ी पहले आया था। लेकिन एक और टेक्नोलॉजी होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं उसे, तो उसमें होता है कि ऐड ऑन नज़र आ रहा होता है आपके अंदर। तो अभी जिस तरह टेक्नोलॉजी का एक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल के शुरू में, होती है CES के नाम से, CES, उसके अंदर दोबारा से उन्होंने ग्लासेस जो है ना उनको इंट्रोड्यूस और तरह से किया। गूगल ने नहीं, अब और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ने इंट्रोड्यूस किया है ग्लासेस को, कि जो उसके अंदर आपके साथ साथ जो है ना बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको जगहों के हिसाब से वो दिखाता रहेगा। यानी कि मिसाल के तौर पे ये है कि अगर मैं कोई उसमें सेटिंग कर दूं, मैं किसी और मुल्क में मैं गया हूँ, तो इस्तांबुल में गया हूँ जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कम है और सब चीज़ें जो लिखा होगा वो सारा टर्किश लैंग्वेज में होगा, तो वो मैंने सेटिंग की हुई, वो हर चीज़ को ट्रांसक्रिप्ट कर रहा होगा, साथ साथ ट्रांसलेट करके मुझे शो कर रहा होगा। तो ये होती है एम्बेडेड डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं एम्बेडेड डिवाइसेस। उसकी दुनिया के अंदर हम लोग एंटर होना शुरू हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद हम एक और चीज़ की तरफ आते हैं जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट होम्स। स्मार्ट होम्स बोलते हैं 2004 के अंदर। इतना पहले जब मैं मास्टर्स का स्टूडेंट था तब एक असाइनमेंट थी स्मार्ट होम के ऊपर। जावा एक लैंग्वेज होती है, उसके अंदर मैंने वो करना था। मुझे याद है कि बहुत मिनिमम चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी, और वो ऐसे ही था कि बिल्कुल बड़ी फ्यूचर की बातें हो रही हैं। एक नई API आई थी और बड़ा वो एक बहुत ही ऑड किस्म की चीज़ फील हुई थी वो। लेकिन इस वक्त स्मार्ट होम्स जो है ना वो बहुत ईजीली हर जगह अवेलेबल है। मुझे नहीं याद पड़ता कि आज से कोई 10-12 साल पहले किसी बंदे को इतनी बॉदरेशन हो कि अपने घर के बाहर हम लोग ने CCTV लगाए, कैमराज, हर तरफ कैमरे लगे हों और घर के अंदर उसकी हो। वो तो ज़्यादा होता था कि चंद इस्लामाबाद के आप घरों में जाएंगे, जो या एम्बेसी हो या कोई डिप्लोमेट का या किसी बड़े अमीर का घर होगा, तो बाहर एक गार्ड होगा और कोई कैमरा उधर लगा होगा। अभी तो इस वक्त आप अपनी इसी सोसाइटी के अंदर, एयरपोर्ट सोसाइटी के अंदर या गुजारे का या इधर कहीं भी जाएंगे, आपको कितने घरों के बाहर कैमराज नज़र आ जाएंगे। और ये वो कैमराज तो नहीं है कि जो सिर्फ स्ट्रीम कर रहे हैं कि आपको लाइव दिखा रहे होंगे उसके ऊपर, राइट। ये क्लाउड कनेक्टेड है। क्या मतलब है इसका कि जो आपका आ रहा होगा ना वो कोई ना कोई ऐप या वेब पोर्टल के ज़रिए आपको उसका एक्सेस मिल रहा होगा, आप उसको व्यू कर सकते हैं। उसमें मोशन डिटेक्शन भी है, ऑडियो कैप्चर भी हो रहा होगा, और उसके अंदर और किस्म की टेक्नोलॉजी, नाइट विजन वगैरह, वो सब चीज़ें भी होंगी उसके अंदर। तो आपने अपने जो पूरा CCTV वाला जो आपका था ना, वो एक तरह से इंटरनेट कनेक्टेड है, इंटरनेट एनेबल है। फिर उसके साथ कई चीज़ें अटैच भी हो सकती हैं उसके अंदर। यानी कि मिसाल के तौर पे ये कि एक बेसिक एग्जांपल की तरफ जाते हैं हम लोग। स्कूल के अंदर हमें एक चैलेंज फेस करना पड़ता है डेली बेसिस के ऊपर, वो होता है अटेंडेंस का।
ज़ाहिर बात है कि माशाल्लाह 400 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो 400 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, उनका आना, उनका जाना, टीचर्स हमारे पास जो हैं स्टाफ सारा मिला के वो भी कुछ 60 के करीब बन जाते हैं, 60 प्लस थोड़े से, उनकी भी अटेंडेंस, उनका ख्याल करना। अभी आप लोगों का इंशाल्लाह 2 मंथ्स के अंदर सेशन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों का, तो रिपोर्ट कार्ड्स होंगे, उनमें कुछ पेरेंट्स होंगे जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमने तो बहुत पूरे साल अपने बच्चों को सुबह जाके खांसी ज़ुकाम बुखार हर हाल में भेजा था, तो क्या चीज़ मिलनी चाहिए? 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी अटेंडेंस सुपर लो थी, उनके बारे में मैनेजमेंट सोचेगी कि इसको प्रमोट करना है इनको या नहीं करना, कि इन्होंने तो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ की हैं। तो वो कैलकुलेशंस जो होंगी वो वाली, वो उसके अंदर कोई ना कोई ह्यूमन एरर का चांस एग्जिस्ट करता है, राइट? कि मिसाल के तौर पे कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, रिपोर्ट कार्ड आया तो पता लगा कि नहीं आपकी एक छुट्टी थी, तो पेरेंट्स कॉन्टेस्ट करेंगे कि नहीं हमने छुट्टी नहीं की थी। फिर ये नहीं हो सकता कि मैनेजमेंट कहे कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप गलत कह रहे हैं। इवेंचुअली वो ये कहेंगे अच्छा हम देखते हैं आप किस डेट की बात कर रहे हैं, हमारे नज़दीक देख के बताते हैं, हमारे नज़दीक आप लेट्स सपोज हमारे नज़दीक आप 17 अगस्त को आपका बेटा या बेटी एब्सेंट थे, और वो कहेंगे नहीं हमने भेजा था, और लेट्स सपोज कि उनके पास कोई कॉन्वर्सेशन इत्तेफाक से चैट में निकल आए, तो हम करेक्ट कर लेंगे ना अपने आप को इवेंचुअली पर, ठीक है? अगर सारा कुछ मिल गया कि ठीक है चांस एग्जिस्ट करता है, तो एक अटेंडेंस एक मुस्तकिल एक इशू है। अब इस प्रॉब्लम्स को इवेंचुअली अगर हमने सॉल्व करना है तो उसका बेस्ट हल क्या है? हाँ, हम कोई डिजिटल अटेंडेंस की तरफ इवेंचुअली चले जाएंगे, वो टीचर्स, फैकल्टी, स्टाफ उसके लिए भी हो जाएगा। बच्चों का शायद अगर बायोमेट्रिक फिंगर वाला ना हो सके लेकिन कुछ और हो सकेगा, ठीक है? हाँ, उसके अंदर बायोमेट्रिक एक तो वो थंब वाला हो गया, आजकल तो इधर पाकिस्तान के अंदर भी जो अटेंडेंस सिस्टम्स अवेलेबल है वो फेशियल रिकग्निशन वाले भी हैं, जो बच्चों के ऊपर भी ठीक वर्क कर जाते हैं। बायोमेट्रिक बच्चों का, स्पेशली ज़्यादा छोटे बच्चों का डेवलप नहीं हुआ होता अभी, लेकिन फेशियल जो है वो तो रिकग्निशन हो जाएगी ना वाली, ठीक है? क्या है उसके अंदर कि हर बच्चों की एज जल्दी चेंज हो रही होती है, फेस जल्दी चेंज हो रहा होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, हर साल एक नई पिक्चर आप अपलोड कर देंगे उसके अंदर, तो वो उसके हिसाब से अपडेट हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है इट इज़ वर्केबल। फिर एक जिस तरह फादर ने बात की है कि RFID बेस्ड भी होते हैं, कि मिसाल के तौर पर स्कूल बैग्स ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर वो RFID होती है कि वो आपको किसी को फेस करके मुंह दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आ गया हूँ, या अंगूठा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या होगा, सिंपली आपने क्रॉस करना है गेट को, जो स्मार्ट गेट बनाया जाएगा, और उसके वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर रहा है कि ये इन हो रहा है, आउट हो रहा है। लेकिन उसमें मजबूरी क्या है, बैग का होना ज़रूरी है ना, तो उसकी और रिप्लेसमेंट भी फिर आनी शुरू हो जाएंगी कि वेरिएबल्स होंगे फिर, कि बच्चों ने ये पहना हो या ये बैच स्कूल का लगाया हो या कोई ऐसी चीज़ पहनी हो जिससे हो जाएगा। तो इवेंचुअली हमारा माइंड उस तरफ जाता है कि हम लोग सिस्टम को डिजिटाइज करने की तरफ जाएंगे, तो शायद एज इफ़ कि हमारा जो मसला है, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी ये वाली, ठीक है? अटेंडेंस की भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो जो गेट्स होते हैं उनके अंदर के जी अगर फेस रिकग्नाइज हो गया तो गेट खुद ही खुल जाएगा। फिर स्मार्ट होम्स के अंदर और कुछ चीज़ बताएं आप लोग भी, स्मार्ट होम्स के अंदर क्या चीज़ें और होती हैं, कोई भी चीज़ बताएं। और आजकल तो सब कुछ ही कंट्रोल हो रहा है, लाइट्स कंट्रोल। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाइट्स होती हैं वो कंट्रोल हो सकती हैं, लाइट्स स्केड्यूल हो सकती हैं कि आपने ऑलरेडी एक पैटर्न बना दिया है और उसके अंदर भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जैसे हमारी इस्लामिक ऐप्स होती हैं उनके अंदर तो हमारे लिए जो नमाजी होंगे उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना कि सनराइज़ और सनसेट का क्या टाइम है, तो वो ऐप्स भी ऐसी अवेलेबल है जिनके अंदर वो सब चीज़ अवेलेबल वो है कि आप स्केड्यूल कर सकते हैं कि सनराइज़ के इतने मिनट के बाद या इतने मिनट पहले लाइट्स ऑटो ऑफ हो जाए, और इतने मिनट पहले सनसेट के इतने मिनट पहले लाइट्स ऑटो ऑन हो जाए, ठीक है? आपने एसी जो लगाए होंगे घर के अंदर, उसमें आपने देखा होगा अगर नए लगाए हैं ना तो उनके अंदर एक वाईफाई का ऑप्शन भी होता है। उसके क्या है, अब वो बात नहीं है कि वो अब्बू ने मोबाइल वो रिमोट छुपा लिया है, ठीक है, वो नहीं होगा अब, बल्कि क्या है कि आप मोबाइल से कन्फिगर कर सकते हैं, और मोबाइल से कन्फिगर करने के लिए आपको घर में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ये लाइन ऑफ साइट ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप कहीं और भी है ना, और आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, या आप देख भी सकते हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ और एसी ऑन करके बैठे हुए हैं ये लोग, सही है? अब वो चीज़ भी देख सकते हैं उसके अंदर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गेट खोलें और वो हो जाएगा, बिल्कुल आपका फेस देखेगा तो आपको अंदर आने देगा, और बायोमेट्रिक एनेबल्ड डोर्स होते हैं, ये चीज़ें हो गई। और बताएं, और स्मार्ट होम के अंदर क्या चीज़ है? स्मोक डिटेक्टर्स हो गए, और अच्छा किचन में आप लोगों ने बॉदर नहीं किया? किचन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बॉदर किया आप लोगों ने? अल्लाह मैं आप लोगों के जो हस्बैंड्स हैं ना वो जान के वो नहीं बताना चाह रहे कि खर्चा करवाएंगे आप लोग।
हाँ किचन का बताएं, किचन स्पेसिफिक बताएं, किचन स्पेसिफिक नहीं पता कुछ भी। जो स्टोव्स हैं, ऑटोमेटिक स्टोव्स वगैरह। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑटोमेटिक स्टोव यानी कि चूल्हा जो होगा वो उससे कनेक्टेड होगा, और हाँ उसके लिए जारी बात है कि उस चूल्हे का इलेक्ट्रॉनिक होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो गैस वाला चूल्हा हो, क्योंकि तो गैस वैसे नहीं आ रही थी पाकिस्तान में, सही है। जितने हम जुगाड़ लगा के चूल्हा जलाते हैं और वो करते हैं ना, उतना वो ऑटोमेटेड नहीं कर सकेगा वो से ना, उसके लिए बिजली का होना और वो चीज़ों का होना सही ज़रूरी है। और बताएं घर के एनवायरनमेंट के अंदर ये जो एयर पोल्यूशन है उसके लिए घरों के अंदर कोई एक हल निकाला है उन्होंने? एयर प्योरीफायर। किसने बताया ये? एयर प्योरीफायर हो गया, ठीक है। एयर प्योरीफायर क्या होता है? वैसे तो वो एसी के अंदर भी मार्केट कर रहे होते हैं, लेकिन एयर प्योरीफायर एक फिजिकली एक अलग चीज़ है, फिजिकली एक अलग चीज़ है। वो आप डिवाइस लगा लें अपने घर के अंदर, वो इतनी छोटी भी होती है, बड़े साइज़ की भी होती है ना। तो वो क्या कर रहे होंगे कि देखें कितनी आलूदगी है, कितनी पोल्यूशन है, ये है वो है इसके अंदर। तो ये जो है ना, ये मुसलसल वो एयर को प्योरीफाई कर रहा होगा, पोल्यूशन को और डस्ट पार्टिकल्स को ये ग्रैब कर रहा होगा, और बिल्कुल साफ़ हवा, और ऐसे लगा जैसे एसी से पता नहीं कितनी ब्लू कलर की जो है वो हवा निकल रही है, और आपके लिए जो जन्नत की हवा आ रही है जिस तरह आप तक ना, उस तरह का वो एनिमेशन क्रिएट कर रहे होंगे। अच्छा, जो जिसके अंदर वो चीज़ें भी होती हैं कि वो उसके हिसाब से मॉडिफाई करेगा कि डिपेंडिंग ऑन के कितने नंबर ऑफ़ पीपल है। समझाने का मतलब ये है कि अगर इस रूम के अंदर मैं एयर प्योरीफायर लगा दूं और छुट्टियाँ हैं, तो उसके अंदर वो एआई है कि उसको ये पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है कमरे के अंदर, तो उसने अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना है। और जब वो देखेगा कि अच्छा भी आज क्या हो गया, खैरियत, आज कोई 50 लोग बैठे हुए हैं, तो आज वो उस हिसाब से परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये सेंसर्स उसके अंदर खुद ब खुद लग रहे हैं। अभी एक जो मैं भी शायद जिक्र किया था सेस का, कॉन्फ्रेंस का जो होती है, उसके अंदर वो फ्रिज की इनोवेशन एक आ रही थी कि जिस तरह मोबाइल होता है, इसके ऊपर हम डबल टैप करते हैं तो उसकी स्क्रीन आ जाती है ना, तो वो फ्रिज के ऊपर डबल टैप करेंगे आप बॉडी में कहीं पर भी, तो वो दिखा देगा कि अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, बजाय कि आप उसे खोलेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो छोटी छोटी माइनर इनोवेशंस जो होती हैं उसके अंदर। लेकिन इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब, सारी बात समझाने का मतलब, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना ये वो नहीं है। मतलब ये है कि हम कम अफोर्डिंग फैमिलीज़ होते हुए भी हम इवेंचुअली उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। प्रोडक्ट्स वही आएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके जो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और इवेंचुअली एआई इनेबल्ड होंगे, ठीक है। इवेंचुअली उस चीज़ के इनेबल्ड होंगे, इवेंचुअली वॉइस कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत पहले से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं गूगल के भी और अमेज़ॉन के, अमेज़ॉन एलेक्सिया, और इस तरह के बहुत सारे टीवीज़ ऐसे आने शुरू हो गए हैं जिसमें आपको रिमोट क्या है कि ये चैनल नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोलना होगा और वो चैनल को आपको ट्रांसमिशन दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह करके स्मार्ट होम्स वो चीज़ है जो सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है और सारा कुछ सेंट्रलाइज तरीके से एक तरह से कंट्रोल हो रहा है। गवर्नमेंट भी, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने नोट किया होगा कि 2 साल से पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो आप बिल पे करते हैं तो कैश के ऊपर कितना टैक्स है? 17% है, और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में शायद 15% है, कोई प्रोविंशियल थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। लेकिन सेम चीज़ अगर आप डिजिटल पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? 5% है। तो कौन नहीं चाहेगा कि 10% सेविंग करें, 10 to 12%, वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। और अगर चलें बहुत बड़ी अमाउंट नहीं भी बनती, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 300 रुपये भी बनती है, तो वाई नॉट ना, वाई नॉट कि मैं 300 रुपये भी बचाऊँ, अगर नहीं भी बहुत बड़ी अमाउंट बनती तो। और गवर्नमेंट की मजबूरी क्या है? गवर्नमेंट की मजबूरी ये है कि कैश के अंदर उनको कभी भी नहीं पता लगेगा कि डिडक्शन हुई थी, उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। डिजिटल के अंदर उनको पता है कि कंफर्म डिजिटल पेमेंट हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली लेजर के अंदर भी आ जाएगा, बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी वो चीज़ आ जाएगी, किसने पेमेंट की थी, कहाँ पेमेंट की थी। ये सारा प्लेटफॉर्म बन गया, हम टेक्नोलॉजी के इतने आदी हो गए, हम इतने यूज्ड टू होते जा रहे हैं, बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री डिस्पाइट द फैक्ट, लेकिन फिर भी हम उसके आदी हो रहे हैं, चीज़ें इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं अपने अंदर, लेस अफोर्डिंग होते हुए भी हम उन चीज़ों को बाय कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। इस ज़माने में फिर इंडक्शन होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की इंडक्शन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है उसका। एआई एक बहुत पुराना टॉपिक है, ये नया टॉपिक नहीं है। बहुत सुपर जीनियस थे वो लोग जिन्होंने 1970s के अंदर इसको बड़ी प्रॉपर डिस्कशंस की थी इसके ऊपर, ठीक है। मुझे प्रॉपर यानी कि बीइंग समवन जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो मैं उसको अगर इमेजिन करता हूँ कि 1984 में वो टर्मिनेटर मूवी आई थी, और वो तो यानी कि बहुत ही वो वेल थॉट ऑफ मूवी थी वो, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगियाँ मारी में उन्होंने चुन के, बड़ी वेल थॉट ऑफ मूवी थी, फ्यूचरिस्टिक थी। अच्छा, लेकिन हम पढ़ते यही थे, यूनिवर्सिटी के अंदर भी यही पढ़ते थे, टीचर्स भी ये पढ़ाते थे, जितना हमें पता था उतने टीचर्स को सिर्फ पता होता था
कि AI जो है ना वो एक फ्यूचर का ताल्लुक है इससे, और जब भी AI की बात होगी तो हमेशा इमेजिनेशन के अंदर ना वो रोबोटिक्स होंगे साथ, एज इफ के रोबोट्स होंगे और वही AI टाइप होंगे। अदरवाइज जनरली स्पीकिंग बहुत कम इसकी कोई प्रैक्टिकल यूजेज थी, कोई डेवलपमेंट थी, इसके ऊपर कोई काम हो रहा था विदाउट नोइंग। लेकिन पिछले 10-15 सालों के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो जिनके हम यूज़र हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक मेटा कंपनी, यानी कि मेटा है तो उसके सारे प्रोडक्ट शामिल हो गए, व्हाट्सएप भी हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, सब शामिल है उसके अंदर। और इस तरह ही बाकी और भी जितने हैं, वो AI अपने AI मॉडल्स को ना विद टाइम तैयार कर रहे थे। वो हमें आम बंदे को नहीं पता था। आप में से जो सोशल मीडिया का यूज़ करता था तो एक मिसाल के तौर पे एक चीज़ थी जिसका नाम था कि 20 ईयर्स चैलेंज। अपनी 20 ईयर्स की पिक्चर आप लोग अपलोड करें, सारे लोगों ने अपनी अपनी पिक्चर अपलोड करनी शुरू कर दी। और जब वो पिक्चर अपलोड की तो उसी ने वो आपके ऊपर ना एक दूसरे के ऊपर हम कमेंट्स कर रहे हो, देखो कितने तुम चेंज हो गए हो। और आपने अपनी करंट पिक्चर भी बताई कि अभी मैं लेट सपोज कोई बंदा कहे कि मैं 27 का हूँ तो 20 से कितना फ़र्क पड़ा, कोई कहे कि मैं तो 52 का हूँ तो उसमें कितना फ़र्क आया। एक्चुअली वो हमारे लिए फ़न एक्टिविटी नहीं थी, वो चैलेंज था कि इतने दिनों के अंदर देखते हैं कौन क्या करता है। या एक ऐसी ऐप्स आई हैं कि अच्छा अब आप 50 ईयर्स में कैसे लगेंगे आप, तो लोगों ने अपनी पिक्चर्स खींची और अपलोड करनी शुरू कर दें। तो किसी ने बता दिया कि आप बहुत बूढ़ी हो जाएंगी, आपके झुर्रियाँ पड़ जाएंगी मुंह के ऊपर, आप तो गंजे हो जाएंगे और आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। वो एक फ़न एक्टिविटी हो गई थी, ठीक है। और आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ऐसे है। देखिए मिसाल के तौर पे किसी मेल मेंबर के पिक्चर आगे से वो रिप्लाई में ये देता है कि आप बॉल्ड हो जाएंगे, गंजे हो जाएंगे आप, और आप आगे से फीडबैक देते हैं कि मेरे फैमिली में ये बीमारी है ही नहीं तो करेक्ट करो इसे। पर अब वाकई उस तरह होता था कि वो दोबारा पे जनरेट करके देता था कि ठीक है करेक्ट ये वर्जन बनता है, ये बनता है। या किसी को बाल सफ़ेद कर दिया, वो क्या हमारी फैमिली में तो सफ़ेद बालों का मसला है ही नहीं, राइट, या कोई ऐसी चीज़। एक्चुअली वो हो ये रहा था कि बैकग्राउंड के अंदर वो अपने AI मॉडल्स को तैयार कर रहे थे, हाँ डाटा ट्रेन कर रहे थे वो उनको, कि उसके हिसाब से वो उसको देखेंगे कि ह्यूमन जो पेरेंट्स है या वो है वो कैसे होगी। क्योंकि इवेंचुअली अब वो दुनिया बन गई ना कि अब हम इस वक्त कोई वीडियो चाहते हैं या पिक्चर चाहते हैं, ग्राफिक चाहते हैं और वो हमें उस तरह क्रिएट करके दे देता है। तो उसने वो मॉडल्स तैयार होने थे। वर्किंग इसके ऊपर कहने का मेरा मतलब है कि पहले से हो रही थी, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि एक और ट्रांजिशन की तरफ जाते हैं हम लोग, प्राइवेसी वाले ट्रांजिशन की तरफ हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक वक्त वो था कि जब हम भी छोटे थे और हमारे पेरेंट्स भी हमारी पिक्चर्स लेते थे। जाहिर बात है कि ये एक ऐसा शौक है जो हर एक को यूनिवर्सली था। पिक्चर हमारे पेरेंट्स भी हमारी लेते थे, लेकिन वो हार्ड कॉपी में होगी और वो एल्बम में लिखी होती थी। हमें कंफर्म पता है कि उसकी एक कॉपी है। अगर कोई चांस एग्जिस्ट करता है उसकी एक और कॉपी होने का तो उसके नेगेटिव्स होने चाहिए। और यानी कि ये उनकी बात हो रही है जो कम से कम मेरी एज के आसपास होंगे आप में से, ठीक है। जो यंग है उनका ये मामला नहीं होगा। तो वो हमें ये पता था कि ये मेरी पिक्चर है कि यहाँ पे अवेलेबल है और इसमें प्राइवेसी इंटैक्ट है, हमारे कंट्रोल में ये चीज़। और अगर कभी किसी की कहीं मीडिया के ऊपर कोई पिक्चर या कोई चीज़ आ जाए तो वो अखबार की कटिंग लगी होगी और आपने उसको प्रॉपर संभाल के रखा होगा कि मेरी कोई तस्वीर आई थी कहीं पर, चाहे मैं दूर खड़ा हुआ था कहीं, लेकिन मेरी कोई चीज़ आई थी उसके ऊपर, राइट। या ये कि टीवी के ऊपर अगर कोई प्रोग्राम आना था तो सबको बता के रखा हुआ है कि इतने बजे देखना है प्रोग्राम, तो मैं उस फलानी चीज़ में आ रहा हूँ या चाहे गलती से ही आ रहा हूँ लेकिन आ रहा हूँ उसके अंदर में। अभी का ये है कि पेरेंट्स के हाथ में जब ये मोबाइल सोशल मीडिया आ गया, उन्होंने क्या किया कि बच्चों की पिक्चर्स खींचे जा रहे हैं कि अब तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। पहले तो होता था कि उसकी कितनी रील होती थी उसके अंदर, किसको याद है? हाँ, कोई 36 थी या कुछ ऐसी होती थी, ठीक है। बहुत मोटी भी होती थी, पतली भी होती, लेकिन कुछ ऐसी थी, शायद 30 कुछ होता था शायद। तो वो लिमिट है ना। इसलिए फालतू को तस्वीर नहीं खींचते थे, गिन के रखते थे तस्वीर खींचेंगे और जब साफ़ होके आएंगी तस्वीरें ना तो याद आएगा उसमें तो ये भी तस्वीर थी, वो जो है ना वो पिछली ईद की तस्वीर पड़ी हुई थी अभी तक इसके अंदर, राइट। अभी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, एक दिन के अंदर आप एक विजिट के अंदर, एक ट्रिप के अंदर कितनी तस्वीरें खींच रहे हैं। और हम खुद अपनी तस्वीरों को, अपने बच्चों की तस्वीरों को ऑनलाइन दे रहे हैं या सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं, कई ग्रुप्स पे कर रहे हैं और प्राइवेसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वैसे भी ये मोबाइल ऐप्स है ना, इनको जब हम इनको यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और इनको एग्री करते हैं, ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, तो हम उसमें पहले बात ये मेंशन एग्री कर रहे होते हैं इस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर कि डाटा के ऊपर मेरा राइट नहीं है, ठीक है। डाटा जो है वो उनका राइट है।
तो वो चाहे वो क्लाउड पे अपलोड हो रही होती हैं, जहाँ पे भी ऑटो अपलोड हो रही होती हैं, तो हम एक तरह से अपना राइट भी गिव अवे कर रहे होते हैं कि उनके पास ये राइट है कि वो इसको आगे कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो वाला नहीं रहा। उनको ये बात पता है कि हमारी पिक्चर कभी किसी के पास से कोई निकल आएगी, कभी किसी और ने फेसबुक पे कोई चीज़ अपलोड की तो वहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आप लोग भी जारी बात है, जिस तरह अभी एक ट्रिप की वीडियो अपलोड हुई थी और अभी जूनियर वाली जो वीडियो है वो इंशाल्लाह आज या कल अपलोड हो जाएगी, तो जारी बात है सारे एक्साइटेड हैं, ठीक है। मैं भी एक्साइटेड हूँ अपने बच्चों को भी देखने के लिए, उसके अंदर आप लोग भी एक्साइटेड हैं। और हमारी मैक्सिमम कवरेज होती है कि कोशिश होती है कि हर बच्चे की कवरेज हो, हर बच्चे की कवरेज हो, कोई मिस ना हो जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि बच्चों के लिए ना ये इस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं कि इनके लिए अपनी पिक्चर और प्राइवेसी जो है ना वो उनके लिए कि एज इफ कि हमारा कोई वो अलग से कोई कंट्रोल नहीं है, राइट नहीं है। बड़ी उम्र के अपने रिलेटिव्स अभी भी आप कहीं बैठने गए तस्वीर खिंचवाना चाहेंगे, वो कहेंगे नहीं रहने दो, हमारी तस्वीर नहीं खींचनी हमने। लेकिन ये बच्चे उसके लिए टोटली यूज टू है, इनके लिए कोई मसला नहीं है तस्वीर खिंचवाना। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैंने पिक्चर नहीं खिंचवानी, वो वैसे शायद तंग आ रहे हो कि आप हर वक्त तस्वीर खिंचवाते रहते हैं, जब कोई आता है तस्वीर खींच लेते हैं, लेकिन अदरवाइज वो उसके ऊपर नहीं होंगे। तो बात हम कर रहे थे कि एआई ने जो मॉडल्स डेवलप हुए थे, अब वो इस दौर में इंट्रोड्यूस होता है कि सारा प्लेटफॉर्म बन चुका है, सारा प्लेटफॉर्म बन चुका है। हमारे घरों के अंदर स्मार्ट होम्स बन चुके हैं हमारे घरों के अंदर, इर्रिस्पेक्टिव कि हम लोग एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे एलॉन मस्क का स्टार लिंक भी आने वाला है यहाँ पे, ठीक है, जो सैटेलाइट इंटरनेट देगा। यानी कि इंटरनेट की कवरेज के ऊपर ना बड़ी रेस लगी हुई है कि पूरी दुनिया को हम लोग कनेक्ट कर लें इसके साथ। हम इस टाइम के ऊपर एआई इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि चीज़ बहुत पुरानी है, शायद 70s के दौर की थी वो कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो 50 साल के बाद जाके आता है, उस वक्त जब पूरी दुनिया नहीं, उसके लिए रास्ते सारे हमवार हो चुके हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है उसके लिए। और अब वो मैसिव चेंजेस जो है ना हमारी लाइफ के अंदर करने की पावर रखता है। चंद एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आप लोग भी प्लीज़ साथ साथ पार्टिसिपेट करें। मिसाल के तौर पे कि जब चैट जीपीटी आज से कोई 2 साल पहले या 3 साल पहले जब पहली दफ़ा आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, लोगों ने उसको एकदम से यानी कहते हैं ना वाइल्ड फायर की तरह फैला, वो एकदम से उसकी खबरें फैली कि चैट जीपीटी आ गया। हर एक ने एकदम से अपने अपने हिसाब से उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, गूगल को छोड़ो, असाइनमेंट इस पर डालो सारी। वो गूगल से तो आपको सिर्फ आर्टिकल्स मिलेंगे ना, ये आपको बना के दे देगा असाइनमेंट, ठीक है, ये आपको असाइनमेंट बना के दे देगा। और आप कह रहे हैं कि अच्छा जी वो होमवर्क मिला हुआ है हमें कि वो राइट अ लेटर, वो फलानी एप्लीकेशन लिख के लानी है, या कोई ऑफिस में जॉब कर रहा था उसने एप्लीकेशन लिखनी है कि मैं बड़ा बीमार हूँ, तो उसने उसको चैट जीपीटी से कह दिया कि राइट अ सिक लीव फॉर माय मैनेजर, और ये नाम उसका ये है, उसने एप्लीकेशन दे दी। हमने कहा वाह ज़बरदस्त एप्लीकेशन। फिर खुद ही ख्याल आया कि यार इतनी अच्छी अंग्रेज़ी तो मेरी हो ही नहीं सकती, और बॉस ही कहेगा कि ये तो कहीं और से लिखवा के लाए हो। बॉस को बेशक ना पता लगे चैट जीपीटी है, कहेंगे उसको, आप उसी को कह देंगे ना सिंप्लीफाई, यूज सिंपल वर्ड्स, ठीक है, तो वो उसको सिंप्लीफाई कर देगा, छोटा कर देगा। आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे थे जहाँ पे आपका काम पॉलिसीज़ बनाना था, राइट, तो अब आपको कोई पहले और हमारी आदत भी ये होती है, आप सब ने ज़िंदगी में जब भी सीवी बनाया होगा तो ये नहीं होगा कि मैं अपना सीवी स्क्रैच से खुद बनाऊँगा। हमेशा हम कहाँ से एक टेम्पलेट चाहिए होता है, हमें होता है कि कोई बनी बनाई चीज़ हो, हम उसको अपने हिसाब से रंग चेंज कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। लेकिन हमारा माइंड यही चलता है, हमारा अपना भी ये है कि जब स्कूल स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट लेने थे, तो कॉन्ट्रैक्ट यार कहीं किसी और स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, 2-3 स्कूल्स के कॉन्ट्रैक्ट मिले तो देखा सबसे बेस्ट कौन सा बनता है, उसको एज ए टेम्पलेट के तौर पे ले लिया कि हम भी इसी पैटर्न के ऊपर बनाते हैं। अभी इस वक्त तो कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ जो है वो उसके ऊपर बन रहा है, सारे लेटर्स, पॉलिसीज़। आपने एचआर पॉलिसी बनानी है, आपने उसको कह दिया कि मेरी ये कंपनी प्रोफाइल है। वैसे तो आप इतना लिखेंगे ना कि राइट एन एचआर पॉलिसी, वो लिख के दे देगा आपको, लेकिन वो बहुत ही लंबी बात, गोल बात, जेनेरिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। फिर आप कह दें कि नहीं भाई मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, या आप कह दें कि मेरा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के लिए बना के दो, वो उसके हिसाब से मॉडिफाई करेगा। फिर आप कह दें कि मेरा हॉस्पिटल जो है ना उसके अंदर ये फैसिलिटी भी है, या वो 24 आवर हॉस्पिटल है, या उसके अंदर ये भी है, तो वो उसके हिसाब से आप जो आप कहते रहेंगे उससे वो आपके लिए पॉलिसीज़ वो बना के देता रहेगा, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे जैसे के लिए, आप जैसे के लिए जिसने अपनी एजुकेशन हासिल कर ली, उसकी सारी ग्रूमिंग हो गई पढ़ाई वाली, उसने इंग्लिश लैंग्वेज जितनी भी आनी थी सीख ली। इमेजिन करके देखें उन बच्चों को जो
चैट जीपीटी के आने के बाद, और चैट जीपीटी तो चले अभी एक टूल है ना, वरना इस तरह के बहुत सारे टूल्स कस्टमाइज तरीके से बनेंगे और बहुत इजीली अवेलेबल और एक्सेसिबल होंगे उन बच्चों के लिए। एजुकेशन और उन बच्चों के लिए इवन जॉब एनवायरनमेंट में काम करना सब कुछ जो है ना, वो किस कदर एनॉर्मसली चेंज हो जाएगा, किस कदर वो चीज़ चेंज हो जाएगी। अमेरिका के अंदर आपको एक वीडियोस नज़र आएंगी या पिक्चर्स नज़र आएंगी आपको, अगर सर्च करें कि स्कूल टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? कैलकुलेटर की यूजेज के अगेंस्ट, कि अगर कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस हो गया तो हम लोग दिमाग से सोचना छोड़ देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और जो उनकी बातें समझ में भी आती हैं, ठीक है, उनकी बातें गलत नहीं थी, वो बात समझ में भी आती है, लेकिन इवेंचुअली कैलकुलेटर्स फिर आ गए, ठीक है। अब हमें कोई भी मुश्किल कैलकुलेशन को सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, स्पेलिंग्स जो थे वो हम सबको इस बात की रियलाइजेशन है कि जो ये हमसे पहले वाली जनरेशन थी जिन्होंने उस ज़माने में लेटर्स लिखे थे, उनकी स्पेलिंग वोकैबुलरी बड़ी पक्की है, उनसे मिस्टेक्स नहीं होती। हमें इतनी आदत पड़ गई, MS वर्ड तो 20 साल से है ना, 25 साल से है, तो वो तो हमें इतनी आदत पड़ गई कि हमने सारा काम कर लेना और एंड में F7 दबा देना हमने, और वो स्पेल चेक वो कर लेगा, अपने हिसाब से देख के बता देगा। और उसी के अंदर ऑप्शन है कि आपने UK वाली वोकैबुलरी करनी है या US बेस्ड वोकैबुलरी करनी है। तो लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे और आपके अंदर एक अपनी पहचान ज़रूर है कि अगर वो नहीं भी हुआ किसी वजह से तो वी आर अप फॉर इट, हम कर सकते हैं काम। इन बच्चों के लिए एजुकेशन जो है ना वो कितनी चेंज हो जाएगी। अभी के लिए जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और स्कूल्स के अंदर भी अगर बच्चे चैट जीपीटी के ज़रिए होमवर्क या असाइनमेंट्स कर रहे हैं ना, तो स्कूल या यूनिवर्सिटी के टीचर्स क्या कह रहे होंगे उन्हें क्या कह रहे होंगे? खुद करके लाए, चैट जीपीटी नहीं यूज़ करना, सही, आगे आपने ये नहीं करना। और इवन वो जो रिसर्च पेपर और वो वाला जो पार्ट होता है, इवन प्लेजरिज्म और वो जो एस्पेक्ट है ना, वो भी बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है उसकी वजह से, कि कैसे डिफाइन करेंगे कि प्लेजरिज्म ये चैट जीपीटी ने प्रोड्यूस किया था या उस बंदे ने खुद काम किया था। चैट जीपीटी तो क्रिएटिव है ना, वो तो वर्ड चेंज कर लेगा। प्लेजरिज्म क्या करता था? जिसने आप में से जिसने भी कोई थीसिस वाला काम किया होगा थोड़ा बहुत भी, तो वो होता था बेसिकली उसने ये चेक करना होता कि कॉपी तो नहीं हुआ हुआ ये कहीं से, यही पैटर्न वर्ड्स का कहीं और तो नहीं इंटरनेट पे अवेलेबल। चैट जीपीटी तो रीफ्रेज कर लेता है, तो वो प्लेजरिज्म भी रीडिफाइन हो गया ना कि प्लेजरिज्म अब किसे कहा जाएगा। लेकिन अफसोस की बात ये होगी कि रियलिटी ये है कि वही टीचर्स जो स्टूडेंट्स को मना कर रहे होंगे ना आपने चैट जीपीटी नहीं यूज़ करना, अगर खुद कहीं और असाइनमेंट कर रहे होंगे, आगे फर्दर MS कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, वो जो भी BEd MAd या और चीज़ कर रहे हैं, वो भी चैट जीपीटी यूज़ कर रहे होंगे, वो भी असाइनमेंट उसी से ही करवा रहे होंगे। और नेचुरली उनको भी नज़र आ रहा है कि कितना बेनिफिट है, कितना आसान काम है इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि अभी मैंने रिसेंटली एक लेक्चर किया था पाकिस्तान हिस्ट्री के ऊपर, ये कारगिल और सियाचिन की हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि सियाचिन को 40 साल की एनिवर्सरी हो गई थी, कारगिल को 25 साल की हुई थी। अब उसके अंदर मैंने कितना मटेरियल, कई बुक्स ऐसी पढ़ी जिसके अंदर मुझे कोई काम की चीज़ नहीं मिल सकी, पूरी बुक पढ़ ली और मैंने कह दिया हाँ ये सब बातें पिछली बुक में भी थी। और कई बुक ऐसी होंगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बातें काम की निकली, लेकिन मेरा टाइम कितना लगा उसको, एक एक पेज को पढ़ना, एक एक चीज़ को देखना, पिछले नोट्स के साथ कंपेयर भी करना। अच्छा, अब चैट जीपीटी जिस तरह है उस तरह एक ऐप है चैट PDF है मिसाल के तौर पर, जिस तरह उसका नाम, उसमें आप सिंपल एक PDF फाइल उसको दे देंगे और वो ये नहीं कि वो कहेगा जो 2 हफ्ते बाद का टाइम दो मुझे, 2 हफ्ते बाद मैं जवाब देता हूँ आपको, इस तरह नहीं होगा। वो इमीडिएट स्कैन कर लेगा उसे, और अब आप उससे यूँ बातें करें एज इफ कि आपने उस बंदे से बातें करें जिसने वो बुक पूरी पढ़ी हुई है और वो कोई गलती नहीं करेगा। आप उससे पूछें क्या इस बुक में इसका जिक्र है, वो कहेगा हाँ जिक्र है, यहाँ जिक्र है, यहाँ। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अब वो जिक्र सिर्फ नाम से कंपेयर करेगा, कि मैं कहूँ कि इस ABC का नाम आया था, वो इनडायरेक्ट भी समझ जाएगा कि अगर ही की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे ही से मतलब वो ABC था, वो बंदा था, उसकी बात हो रही है ये, ठीक है। तो यकीनन उस तरह से देखा जाए तो काम किस कदर आसान हो जाएगा, काम किस कदर आसान हो जाएगा। एक खबर आप लोगों ने देखी होगी कि लॉस एंजलिस के अंदर क्या हुआ है, आग लगी है ना, बहुत ज़्यादा आग लगी है, और एक लोकेशन पे नहीं लगी बल्कि मल्टीपल लोकेशंस पे लगी, ठीक है। एक ज़्यादा खबर आ रही है, एक तरफ कुछ ऐसे लोग होंगे जो कह रहे होंगे देखा अल्लाह का अज़ाब था ये, कोई कह रहे होंगे अल्लाह करे अमरीका जल के मर जाए, इसी तरह ही कुछ इस तरह की बातें भी कह रहे होंगे, कोई कह रहे होंगे कि देखा ये गज़ा के साथ उन्होंने ये किया था वो किया था। अच्छा चलें, वो तो एक और तरह की हर एक इंडिविजुअल फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन एक और मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ कि एक चीज़ को आप सर्च करके देखना, और वो एक कैंपेन सी चली है, वो है लॉस एंजलिस फायर्स वाज कॉज्ड बाय चैट जीपीटी। इसको सर्च करके देखना आप ज़रा, ठीक है, फायर वाज कॉज्ड बाय चैट जीपीटी। इसका ये मतलब नहीं कि चैट जीपीटी को बंदा है जो बंदा गया है उसने जाके तीली लगाई है और
आग लगी उधर जाके, लेकिन फायर वॉज कॉज्ड बाय चैट जीपीटी। चले इससे पहले कि मैं आपको उसका जवाब दूं, आप लोग कुछ बताएं, आपके ख्याल में क्या एकदम से माइंड में आया? पहले बताएं किसको पता था ये, किसी को उस टर्म का पता है कि चैट जीपीटी ने कॉज की थी फायर लॉस एंजलिस में? उससे ज़्यादा एक और जो बात है ना वो ये है कि लॉस एंजलिस के कोई बहुत सालों के अंदर ना पानी का कोई बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइसिस चल रहे हैं, वेदर के काफ़ी सीरियस क्राइसिस चल रहे हैं। जब मैं कोई आपके आगे कोई एग्जांपल दे रहा था ना कि मैंने 1500 लाइन की एक लॉग फाइल सेंड अपलोड की और उसने जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दिया, तो मेरे लिए तो बड़ा आसान है, बल्कि हम भी बड़े इम्पेशेंट होते हैं कि एक सेकंड पे अगर वो यूँ घुमाएगा ना तो हम एकदम से हो गया यार बता भी दो ना जल्दी से, राइट। इसके पीछे एनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर होती है, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, और एनॉर्मस, इसके बावजूद कि पाकिस्तान के इंटरनेट को हमेशा शार्क काटती रहती है, लेकिन बहुत हाई स्पीड इंटरनेट रिक्वायर्ड है उसके लिए, और प्रोसेसिंग एनॉर्मस रिक्वायर्ड है। क्या मैं अकेला यूज़ कर रहा हूँ उसे? मैं तो यूज़ नहीं कर रहा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स एट पैरेलल यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए इस कदर प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड है, इस कदर एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके लिए, और उसको कूल करने के लिए इस कदर पानी रिक्वायर्ड है, इस कदर उसके लिए वो रिक्वायर्ड है कि उन्होंने कहा था कि फिज़िकली जो डाटा सर्वर्स थे ना लॉस एंजलिस के अंदर, वो सारा पानी जो था वो डाइवर्ट किया हुआ था उन्होंने कूलिंग सर्वर्स की तरफ, ठीक है, कूलिंग सर्वर्स की तरफ पानी को डाइवर्ट किया हुआ था। पानी के बारे में तो पुराना फिजिक्स का रूल है ना, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल कूलेंट। तो वो पानी के ज़रिए ना ये जो बहुत उस टाइप की बहुत हैवी सर्वर्स होते हैं ना उनको वो कूल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि उठा के बाल्टी का पानी डाले जा रहे हैं अंदर उसके अंदर, लेकिन वो उसके अंदर चैनल्स बनाए होते हैं ताकि वो पानी जो है वो उसको गुजरता रहे, साइकिल होता रहे वो। और फायर फाइटर्स के लिए पानी जो था वो नहीं था, एम्पल पानी नहीं रहा उनके लिए वो करने के लिए। ये वो ब्लेम डाल रहे थे चैट जीपीटी की कंपनी, ओनर कंपनी का नाम है ओपन एआई, ओनर कंपनी का नाम है ओपन एआई। वो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इन्होंने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा चूस लिया है, सारा पानी चूस लिया है, जिसकी वजह से जो फायर जब हुई है तो हमारे पास पानी था ही नहीं इसको बुझाने के लिए, पानी था ही नहीं बुझाने के लिए। और यहीं से वो चैलेंज वाली बात भी आ जाती है एआई के जो इस सिस्टम की है कि फ्यूचर के अंदर अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इस चीज़ के। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक ऐसी एडवेंट होगा कि जिसको कोई चाहे कोई ना चाहे इसको हम स्केप नहीं कर सकते, हम इसे भाग नहीं सकते, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। जहाँ पर लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे प्रोफेशंस चेंज होंगे, डिस्टरप्ट होंगे, या नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, वहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जिनके लिए ना अप फ्रंट बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं और 100% प्रेडिक्ट करना मुमकिन नहीं है। उनमें से एक लाइन और एक फील्ड जो है ना वो एजुकेशन की भी है। एजुकेशन एनॉर्मसली चेंज होगी। अच्छा, अब किस सेंस के अंदर? वैसे तो एआई के आने से पहले भी ना, अगर जो इंटरनेशनल एकेडमिक्स हैं, जो एक होते हैं एकेडमिक्स वो वाले कि बच्चों को बस पढ़ाए जा रहे हैं, कोई कोर्स कवरेज उसके, एक होते हैं जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर नज़र डाल के बैठे होते हैं। तो उनके नज़दीक भी ये था कि ये जो मॉडल था ना जो आज से 100 साल या 150 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था कि एक क्लासरूम हुआ करेगी जिसके अंदर 15-20 या सरकारी स्कूल है तो 60 बच्चे भी बैठे होंगे, एक टीचर ने आके एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसने आके पढ़ा के चले जाना है, बच्चों को एक होमवर्क मिलेगा, बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे, इंडिविजुअलाइज अटेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोई अच्छे टीचर होंगे, उन्होंने सवाल पूछ लिया कि किसी ने कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूं, और इस तरह की एक अप्रोच थी। जनरली स्पीकिंग एक ही क्लास को पढ़ा दिया सबको एक ही तरीके से, पैटर्न से। वो तो वैसे भी बात कर रहे थे कि ये मॉडल जो है ना ये पुराना हो गया, तो वो कह रहे थे कि नहीं अब हमारा जो है ना वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। अभी एआई की बात ही हो रही है, अभी सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। जिस तरह उसकी एक एग्जांपल ये खान अकेडमी वाली वेबसाइट थी, जिसका पहले भी मैंने रेफ़र किया हुआ था कि उसके अंदर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से वीडियोस प्रोड्यूस करके और बच्चे जो है ना आगे क्विज़ की फॉर्म के अंदर असेसमेंट्स भी दे सकते हैं। वो एक बंदे ने वीडियो प्रोड्यूस की, बंदे की ही आवाज़ है, लेसन प्लान सारा उसका ही है, सारा उसी की हैंड राइटिंग या डैशबोर्ड उसने जो बनाया वो उसी का अपना है। और उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि एक स्कूल के अंदर आप सिर्फ सोचें एक मिनट के लिए, अगर आप मैनेजमेंट का पार्ट है, कितना मुश्किल काम है पूरे स्कूल के अंदर, डिफरेंट टीचर्स हैं, डिफरेंट लेवल्स पे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस करना कितना मुश्किल काम होगा। हर क्लास के अंदर हर टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। अच्छा, हमारे लिए तो काम फिर भी आसान है। इमेजिन करके देखें वो स्कूल जिनकी कई ब्रांचेस हैं पूरे मुल्क के अंदर,
और कई स्कूल हैं जो तो कहते हैं ना हमारी 100 इतनी ब्रांचेस हैं, और यह सिटीजन फाउंडेशन कहते हैं हमारी 700 प्लस ब्रांचेस हैं। तो बस 7, हमारे पास तो 400 बच्चे हैं, उनके पास 700 प्लस ब्रांचेस हैं। कितना ह्यूज नेटवर्क है। क्वालिटी इंश्योरेंस क्या कर सकते होंगे ना, कितना मुश्किल टास्क होता होगा। तो हाउ अबाउट वो, यानी कि उनका आर्गूमेंट ये था कि इस तरह क्वालिटी कोर्सेज अवेलेबल हो जो कि वीडियो की फॉर्म के अंदर है, एक जैसा कोर्स सबको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम वापस आते हैं एआई वाली बात के ऊपर। ये आप सबकी ऑब्जर्वेशन है कि आप बच्चों को बैठ के मैथ्स पढ़ाना शुरू हो जाए ना, या साइंस या कोई और चीज़ें, या उर्दू पढ़ाना शुरू हो जाए, आपका भी गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाएगा अपने बच्चे पे। बच्चे को भी तंग पड़ रहा होगा कि कब जाके जान छूटनी है मेरी, और स्कूल के अंदर भी स्ट्रगल है और वो सब कुछ है कि बच्चे को ये क्यों नहीं आ रहा। नहीं कि वैसे ठीक है, ज़हीन बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है माशाल्लाह, लेकिन उनको क्यों नहीं बात समझ लग रही है वाली, राइट। अच्छा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अलबत्ता अगर वो बच्चे वही चीज़ एक कार्टूनिक फॉर्म में देख रहे होंगे, सेम चीज़, वो उसको बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, बड़ी जल्दी सीख रहेंगे उसे, उनको याद रहेंगी वो टर्म्स जो उसके अंदर कैरेक्टर्स थे। बच्चों को आप जैसे ही मोबाइल फ़ोन देते हैं, मोबाइल के अंदर कोई भी ऐप होगी ना, कोई भी ऐप होगी मोबाइल के अंदर, वो उसको बहुत जल्दी और बहुत क्विकली जो है ना उसको लर्न कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। उल्टा आपका काम एक रह जाएगा कि बस और नहीं यूज़ करना है इसे, या बस ये काम नहीं करना है इसके ऊपर, या इतने आवर्स हो गए, इससे ज़्यादा आपने बेटा यूज़ नहीं करना है इसे, राइट। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बच्चों की रेस जो है ना वो बहुत तेज़ होगी, उसके अंदर रेस बहुत तेज़ होगी। तो इवन ये भी मुमकिन है कि फ्यूचर के अंदर जाके, इमीडिएट नहीं, हम तो ट्रेडिशनल स्कूल है ना अभी, और अभी तो हम उसी की क्वालिटी को अश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम फिर ये आ जाती है कि बच्चे जो हैं वो ट्रेडिशनल स्कूल के अंदर, हम कितने साल मेहनत करते रहते हैं कि किसी तरह से बच्चों को वही उर्दू लैंग्वेज आ जाए, किसी तरह से वही इंग्लिश लैंग्वेज आ जाए उन्हें, किसी तरह से अपने एज के हिसाब से वो वोकैबुलरी और उसका जो एक्सपर्टी लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता रहे, लेकिन उनको वो लैंग्वेज आ जाए किसी तरह से। और बहुत साल की मेहनत है, और हमें भी बहुत फ्रस्ट्रेशंस का सामना करना पड़ रहा होता है, और उन्हीं लैंग्वेजेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं पे दूसरे सब्जेक्ट्स। अगर लैंग्वेज नहीं आ रही तो साइंस भी वीक होगी, और बाकी सब्जेक्ट्स होंगे सारे वो भी आपके वीक होंगे। लेकिन दुनिया इस तरह भी इवॉल्व हो रही है कि इस वक्त आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो ना, तो आपका हैंड रिटन काम मिनिमाइज़ होता जा रहा है, हैंड रिटन काम मिनिमाइज़ होता जा रहा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ना वो आपको अब टाइप करना पड़ रहा है, या आपको मोबाइल पे और उस पर यूज़ करना पड़ा है। हैंड रिटन काम, स्कूल को निकाल देना अगर माइंड से आप लोग, तो किसी और कंपनी में जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गया, लिखने का काम मिनिमाइज़ हो गया, ठीक है। अब एकेडमिक्स इसके ऊपर भी डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या अब हम लोग इवॉल्व करके इस लेवल पे चले जाएंगे कि हैंड राइटिंग की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि अब हमें ये स्किल सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। समझाने का मतलब ये, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि बातें क्या हो रही हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये कि ह्यूमन ओल्डेस्ट जो ह्यूमन जो लैंग्वेजेस थी वो क्या थी, वो सिंबल लैंग्वेजेस होती थी ना, सिंबल्स बने हुए होते थे। अब मैं और आप तो नहीं उसको ना सीख रहे हैं ना इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके अंदर, हमें ज़रूरत नहीं है, हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर अब जा चुके हैं, ठीक है। जब हम किसी को इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं या उर्दू पढ़ा रहे होते हैं, हम ये थोड़ी बता रहे होते हैं कि वो रिश्ता जो उसका पुराना वर्जन था वहाँ से हम लेके चल रहे हों कि आज से वो जब टर्क्स फ़ौजें आई थी, उर्दू लैंग्वेज कहाँ से अडॉप्ट हुई थी, किस तरह से संस्कृत पर्शियन उनका, वो हम ये तो नहीं सिखा रहे होते ना उनको, पहले ये लफ्ज़ था, फिर ये लफ्ज़ था, हम सिर्फ उसको आजकल की चीज़ बता रहे होते हैं, वो भी मुश्किल से बता रहे होते हैं हम लोग। और इस तरह लाइकवाइज इंग्लिश का भी यही सिचुएशन होती है कि इंग्लिश के अंदर भी जब हम अगर उनको सिखा रहे होते हैं तो हम उनको वो पुरानी बातों को नहीं लेके चल रहे होते, सिर्फ करंट सिचुएशन बता रहे होते हैं ताकि कम्युनिकेट करना उनके लिए आसान हो जाए, ताकि उनके लिए कम्युनिकेट करना आसान हो जाए। तो अभी के लिए एकेडमिक्स इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हैंड राइटिंग जो है ये स्किल्स हम ख़त्म कर दें, इसको ज़रूरत नहीं है इसकी, या क्योंकि अब इवन टाइप करने की भी ज़रूरत फ्यूचर में कम पड़ेगी, क्योंकि किसके क्या मोड्स यूज़ हो जाएंगे, आपकी वॉइस ज़्यादातर यूज़ हो जाएगी। आपका जो टैब बेस्ड काम हो गया ना कि आपने खुद जेस्चर से या टैब करके आपने चीज़ें इनपुट दे दी, वरना आप टाइप नहीं कर रहे। आप एक मैसेज करना शुरू होते हैं, ठीक है, अभी आप मैसेज करना शुरू होते हैं तो उसके अंदर क्या आएगा, एक मैसेज, किसी ने आपको कोई सवाल पूछा था, वो आपको खुद ही बता रहा था, आप मुझे टाइप करना शुरू होते हैं, उसे पता है कि आप पहले वालेकुम सलाम बोलेंगे, तो वो आपको आप ही के स्टाइल में बता देगा। तो अब आप वैन लिखना शुरू करेंगे ना, WH, तो आगे वैन, आगे आप सिर्फ टैप कर रहे होते हैं। एक्चुअली हम लोग काफ़ी हद तक टैप कर रहे थे। जब वो दूसरे बटन्स वाले मोबाइल होते थे ना, तब स्पेलिंग मिस्टेक, और तब कि उस वक्त के जो हम लोग टाइप करने वाले थे हम वो लिखते, आदत हो गई थी कि R को R लिखेंगे, U को U लिखेंगे। अब हम U नहीं लिख रहे होते, टाइप कर रहे होते, क्योंकि अब हम टाइप नहीं कर रहे होते, टाइप ये कर रहा होता है, हम U जाने देते हैं पूरा, राइट। उस वक्त की चैट्स उठा के देखें ना, आजकल के बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे हमारी चैट्स को कि हम ये किस तरह टाइप कर रहे होते थे।
तो इवॉल्व हो रही होती है ना चीज़। तो एनीवे मैं वापस आता हूँ उसके ऊपर कि क्या हैंड राइटिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अब लर्निंग जो है वो बिल्कुल और तरह से होगी। फिर ये है कि जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स थे, डेफिनेटली मेरे ख्याल में हमारी बुक्स जो होंगी ना वो इवेंचुअली इवॉल्व उनको भी होना चाहिए बुक्स को, कि बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से बना के ईजी टू अंडरस्टैंड वे में उनको प्रेजेंट किया जा सकता है। हमारी बुक्स जो है ना वो थोड़े से पुराने वक्त की बुक्स हैं और स्टाइल जो है हमारे जनरली स्पीकिंग वो पुराना स्टाइल है। तो एक तो एवोल्यूशन थी स्टेम की। स्टेम क्या था? स्टेम से क्या बनता है, पता है किसी को? स्टेम जो है ना STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है। और उसी का एक थोड़ा सा और प्लस वर्जन था, उसका नाम था स्टीम। सब कुछ सेम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, A इज़ फॉर आर्ट्स और M हो गया मैथमेटिक्स के लिए। इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम इन आइसोलेशन कि अब मैथ्स का पीरियड है, अब साइंस का पीरियड है, आप एक कॉमन टास्क करवाएंगे बच्चों को, अब एक कॉमन टास्क करवाएंगे और उसके अंदर सब चीज़ें कवर हो जाएंगी विदाउट टेलिंग कि ये अलग मैथ्स था, ये अलग ये चीज़ थी, अलग चीज़ थी। उसका एक एक्सपेरिमेंट हमने ऑल स्कूल के अंदर किया था जब हमने 2023 का समर कैंप किया था। वो जो हमारा जितना भी थी ना वो स्टेम मॉडल के ऊपर था कि इसके अंदर जो हमने जितना भी स्पेस से रिलेटेड बच्चों को बताया था विदाउट टेलिंग कि ये टाइटल इसमें फॉल करता है, चीज़ें सिखा दी सारी आपने एक्सपेरिमेंट से और आप उससे आगे लेके चले गए। तो अभी के लिए फ्यूचर के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज़ होगी कि शायद AI बेस्ड टूल्स जो होंगे ना वही टीचिंग का रोल अदा करना शुरू हो जाएंगे। एकदम से स्कूल्स जो होंगे ना वो इस तरह के मॉडल्स को अडॉप्ट करेंगे। नहीं कि अभी एक इस वक्त मार्केट डेवलप हो रही है, एक मार्केट डेवलप हो रही है और जैसे ही कोई एक दो प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे ना तो सब स्कूल्स ने पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए क्या शुरू कर देना एकदम से कि हमारे स्कूल के अंदर AI बेस्ड लर्निंग हो रही है। वो तस्वीरों में शो कर देंगे रोबोट टीचर खड़ा हुआ है। आगे रोबोट की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, हमें रोबोट की ज़रूरत नहीं है। टीचर का काम क्या रह जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंस का। आपके पास स्क्रीन्स हों, ऑडियो सिस्टम्स लगे हों और लेसन्स डिफाइंड लेसन्स हों, ठीक है। एक फिज़िकली वही जुमले बोलना किसी टीचर का आगे ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इवेंचुअली कुछ ऐसे करके चीज़ बनेगी। टीचर का रोल आ जाएगा असिस्टेंस वाला, असेसमेंट वाला, असिस्टेंस वाला कि वो लेक्चर्स वहाँ से प्ले होंगे, क्वालिटी एश्योरेंस वहाँ से हो रही है सारी के सारी कि आपने एक जैसा लेसन सबको पढ़ा दिया गया। फिर जब तक मज़ीद टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं होती टीचर्स का रोल असिस्टेंस के अंदर आ जाएगा। उस चीज़ की टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि कौन छुट्टियों पे जा रहा है, कौन इधर जा रहा है, कौन उधर जा रहा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर इसको अडॉप्ट कर लिया जाए? तरबियत नहीं होगी, टीचर्स को नौकरी के लाले पड़ जाएंगे, ठीक है, वर्कफोर्स का सीरियस इशू हो जाएगा। अच्छा, तरबिया के अंदर फॉर एग्जांपल हम अपने लेसन्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपने लेसन्स बना लिए, AI टूल ऐसे हो जाएंगे कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत आराम से एक फिनोमेना हम शो कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे कि कोई फिज़िक्स की क्लास के अंदर ये शो करना है कि जब हम बॉल को ऊपर से फेंकेंगे तो जब उसकी जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बनेगा, इतने प्रेशर पे उसने बाउंस होना है, उसने इतनी हाइट पे आना है। समझाना चाह रहे हैं कि बॉल के वेट और उसके मटेरियल के हिसाब से वो कितना हाइट पे जाएगा, इसको कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये कैमरा ऑन करें कि मैं फिज़िकली बॉल को बाउंस करवाऊँगा, ये आपको AI बना के दे देगा, ये आपको वीडियोज़ ऐसी बहुत अच्छी क्वालिटी में AI भी बना के दे देगा। अगर हम लोग जल्दी अडॉप्ट करने पे आए ना तो हम उसके अंदर तरबिया लेसन्स भी बना सकते हैं, ठीक है। हम तरबिया लेसन्स भी बना सकते हैं उसके अंदर कि अगर वीडियो हम ही बना रहे हैं तो हम ही उसके अंदर लेसन्स को क्रिएट कर लेंगे। लेकिन पैराडाइम शिफ्ट है, ह्यूज शिफ्ट है लर्निंग का, ह्यूज शिफ्ट होगा लर्निंग का कि जो चीज़ पहले एक पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप से हो रही थी अब उसका ताल्लुक जो है वो 100% चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा एक मशीन बेस और एक इन ह्यूमन इंटरफेस के साथ, और वहाँ से वो चीज़ आ जाएगी। एक मैसिव चेंज है इसके अंदर। तो क्लास 1 क्लास 2 किसे कहते हैं, क्लास 3 किसे कहते हैं, क्लास 4 किसे कहते हैं। मेरे माइंड में तो ये आ रहा है कि इवन ये जो मॉडल्स हैं ना ये भी बहुत चेंज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स हमें सिखाने 7 तक सिखाना होता है ना, जिसके लिए हम इंतज़ार करेंगे कि पहले मॉन्टेसरी या जो उसको पुराने ज़माने में कच्ची क्लासेस बोलते थे, उससे 1 2 3 4 5 6 शायद वो रीस्ट्रक्चर हो जाएगा सारा कुछ। बहुत कम टाइम के अंदर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको जल्दी वो उस लेवल के ऊपर आ जाएंगे
कि एक जनरल नॉलेज और जनरल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत जल्दी उनको मिल जाएगी। ठीक हो गया। किसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि बच्चे, चाहे आपके अपने बच्चे हों, आपके सिबलिंग्स हों या आपके स्टूडेंट्स हों, दोनों सूरतों में वो ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल क्लासेस। किसकी ऑब्जर्वेशन में है कि ऑनलाइन क्लासेस को ऑब्जर्व करते हैं? मेरे अपने बच्चे तो नहीं करते हैं सीरियस, वो तो शायद स्कूल को भी नहीं लेते होंगे, लेकिन लेकिन ओवरऑल बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय नहीं करते, वो उससे बहुत तंग होते हैं। हाँ, अब जी जी हम लेक्चर तो हम भी बोल रहे हैं। हाँ, अब बात कंप्लीट कर लें आप। बस यही है हाँ। कि उनको मतलब वो पढ़ नहीं रहे होते, एंजॉय इन द सेंस कि वो बस कहीं ना कहीं बिजी है, टीचर कुछ कह नहीं सकेगा, वो टीचर को पनिश नहीं कर सकता। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वो ज़रा कैमरा कॉन्शियस हो गए होते हैं, उनको होता है कि हाँ कैमरे में ठीक लगे हम लोग तो, या कैमरा ऑफ करें और टीचर के पीछे पड़ी हुई है कि कैमरा ऑन करें। जो या उनको ये चीज़ की एक्साइटमेंट होती है ना कि पूरी क्लास के अंदर अगर उनसे पूछे ना कि शाम को आके कि अच्छा क्या कैसे रहा क्लास में, वो अपना वो वाला पार्ट बता देंगे कि टीचर क्लास से चली गई थी और हमने खूब एक दूसरे के साथ चैटिंग की। यानी कि वो उनके लिए सारा वो पार्ट ही होगा कि पता नहीं कब से बोलना शुरू हुए थे, कब चुप हुए थे। लेकिन ये जो बीच में ग्लिंचेस हो जाते हैं ना, या हमें मौका मिल जाता है एक दूसरे से, या टीचर ने चैट ही नहीं ऑफ की थी, हम बातें करते रहे, किसी को पता ही नहीं लगा, टीचर को आइडिया नहीं हुआ। लेकिन अदरवाइज वो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे ऑनलाइन लर्निंग को। ठीक है, लेकिन वो जो जिस चीज़ को नहीं एंजॉय कर रहे हैं ना, वो असल में हमारे जैसे टीचर्स का होना है। वो जब यही चीज़ आप इमेजिन करें कि एक फिजिकल टीचर की आवाज़ या कैमरे के आगे नहीं है, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ ना हर चीज़ ग्राफिकली एक्सप्लेन की जा रही है उसे ना, हर चीज़ दिखाई जा रही है उसे, उस तरह किया जा रहा है, तो वो फिर उस चीज़ को उस तरह एंजॉय करेंगे जिस तरह कोई एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, उसको एंजॉय किया जा रहा होता है। वो और बात है कि अभी भी इतने साल गुजरने के बाद भी अगर कहीं कोई मुश्किल पड़ी हो ना और दिमाग नहीं चल रहा और क्रिएटिव होना है, तो वो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस तो यही है, 100% आप लोगों में से कुछ एग्री कर लेंगे इससे, कि जब कहीं दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा होता ना कि यार इसकी ये क्या होगा, तो 1 मिनट के लिए पेंसिल और पेपर पकड़ के बैठ जाएं आप और अभी 2 लफ्ज़ ही लिखना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो हमारा क्रिएटिव मोड जो होता है ना, वो वहाँ पर हमारा एक्टिवेट होता है, अलर्ट होता है वो वाला। लेकिन वो तो मेरा हो गया ना, क्योंकि मैंने सीखी हुई थी पेंसिल को इस्तेमाल करना। बच्चों के या फ्यूचर के अंदर क्या ये साइंस रहेगी या नहीं रहेगी, बिल्कुल एनॉर्मस चेंज होना है इसके अंदर, एनॉर्मसली चेंज हो जाना है एजुकेशन सिस्टम ने। ठीक है, ये जनरेशन है, जब ये इस तरह की दुनिया देखनी है ना, तो ये मेजर चेंजेस हैं, बहुत बहुत सीरियस चेंजेस हैं ये वाले। ठीक है, एज पेरेंट्स हमें उसके लिए अवेयर रहना चाहिए, हमें पेरेंट्स के लिए एज पेरेंट्स हमें उसके लिए अवेयर होना चाहिए उसके अंदर। इस जनरेशन ने जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि दुनिया ऐसी चेंज होगी, वहाँ पर इसी के लिए चैलेंजेस भी हैं, इसी के अंदर चैलेंजेस भी हैं कि एआई होगा लेकिन ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को ये सफ़र करेंगे ये लोग। ठीक है, हेल्थ के जो डिज़ास्टर्स आए थे, जिस तरह कोविड आया था, तो अभी एक नया चाइना के अंदर एक वायरस है, आप लोगों ने इसका शायद सुना होगा, HMPV वायरस आया हुआ है एक और। लेकिन ये कहने का मतलब इस तरह के आउटब्रेक्स होते हैं ना, वो होते रहेंगे। तो इन तमाम जितने भी आउटब्रेक्स होते हैं, ये सारे फ्लू वायरसेस होते हैं, इन सब का घूम फिर के क्या हल क्या बताते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, तो हम आदी हैं सोशलाइज करने के, दोस्तों से मिलना है, फैमिली वाले आ रहे हैं हमारे घर में, उनसे हम मिलना चाह रहे हैं, बच्चों को हम ज़बरदस्ती खींच के मिला रहे होते हैं उनसे, बच्चे नहीं मिलना चाह रहे, जल्दी आओ सलाम करो उनको, उनसे करो, क्या इस तरह करके बैठे रहते हो, कभी बात तो किया करो उनसे कोई। हम इस तरह बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन और ये शायद हम भी ऐसे होते थे उस एज के अंदर, लेकिन क्योंकि वो कल्चर एनवायरनमेंट ऐसा था कि हमने सीख लिया सोशलाइज करना, मिलना, गपशप लगाना और उस तरह। जब इन बच्चों के साथ ये बार बार ऐसे आउटब्रेक्स होते रहेंगे क्लाइमेट चेंज और उसकी वजह से, और सोशल डिस्टेंसिंग, और प्लस ये कि ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है, तो मैक्सिमम काम ऑनलाइन हो, तो उनकी फितरत कैसे डेवलप होगी, फिर नेचर कैसे डेवलप होगी? इंट्रोवर्ट, बहुत इंट्रोवर्ट होंगे वो, अपने बारे में सिर्फ सोचा करेंगे, दूसरे की पेन को कम से कम फील करेंगे, दूसरे के चैलेंजेस को, और क्या मिलना जुलना ही नहीं होगा तो आपको किस तरह पता लगेगा ना कि कौन किस हाल में क्या है। तो वो चीज़ें बड़ी डिफरेंट, इम्पेशेंट, वो तो इवन हमारा भी हाल है कि हालांकि चैट जीपीटी इतने औखे काम करके देते हैं हमें, लेकिन उसमें 1 मिनट का भी, अरे 1 सेकंड का भी वो चलता है ना, तो हमें होता है कि यार जल्दी करो ना, क्या हो गया, इंटरनेट नहीं चल रहा, दोबारा शार्क आ गई है उसको काटने के लिए हमारे इंटरनेट केबल को, हुआ क्या है। तो हमारे अंदर भी पेशेंस कम है, तो उनके अंदर तो पेशेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उस सेंस में। उनके लिए कि हर चीज़ इंस्टेंट होनी चाहिए, फ़ौरन एक चीज़ हो।
ये उनकी नेचर बनेगी। अपनी दुनिया में रहने वाले, ज़्यादा दुनिया एंटरटेनमेंट और सब कुछ जो है वो ऑनलाइन होगी। पेरेंटिंग के अंदर चैलेंज जो सबसे ज़्यादा होगा कि हमने उनको किस तरह से इन चीज़ों से थोड़ा सा बैलेंस में रखना है, किस तरह हमने इन चीज़ों से बैलेंस में रखना है। यानी कि अनअवॉइडेबल दुनिया बनती जा रही है, अनअवॉइडेबल बनती जा रही है, लेकिन हमने किस तरह इनको उस चीज़ से दूर रखना है या बैलेंस कम से कम क्रिएट करना है। आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, सोशली मिलना चाहिए दूसरे लोगों से। अच्छा, इसके साथ साथ जहाँ पे जेन बेटा के अंदर अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर उसके अंदर ना बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज जो है, जो इनहेरिट करेंगे जिस दुनिया को, वो है क्लाइमेट प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब देखें, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, लेकिन अब देखें कि पूरी सर्दियाँ गुजर गई हैं और बारिश ही नहीं हुई। यानी कि पहले ये होता था कि अक्टूबर में बारिश नहीं हुई, नवंबर में नहीं हुई, दिसंबर में जाके इवेंचुअली हो जाएगी। अभी आप ये देखें, जनवरी ख़त्म होने को आ रहा है और फोरकास्ट चेक करें तो लग ही नहीं रहा कि कोई बारिश की सिचुएशन है। तो दे आर गोइंग टू इनहेरिट एक ऐसी वर्ल्ड जो कि क्लाइमेट स्ट्रेंट्स हैं, जिसके अंदर बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। उसके अंदर ओवर पॉपुलेशन ऑलरेडी है, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन ओवर पॉपुलेशन की एआई के आने की वजह से ये जो ओवर पॉपुलेशन है ना, इसके जो नए प्रॉब्लम्स सामने आने हैं वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। इस कदर मैसिव लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अच्छा, ये ट्रेंड है ना, ये तकरीबन सब इंडस्ट्री में आएगा। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनको फेस करेंगी, अनलेस ये कि वो उस काम जहाँ पे मजबूरी ही फिज़िकल काम करने की है वो होगी, अदरवाइज। अच्छा, हमारे माइंड के अंदर फिज़िकल काम से क्या मतलब आता है? चले, एक हेल्थ हो गया, लेबर हो गई, और कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, एग्रीकल्चर हो गया शायद, ठीक है। नॉर्वे की मैं एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है, उसका नाम है यूरोप फ्रॉम अबव। वो मेरे ख्याल में कोई 20-30 ममालिक हैं यूरोप के, हर एपिसोड के अंदर है। तो उसकी जो पहली एपिसोड है ना, वो मेरे ख्याल में नॉर्वे के ऊपर है। उसमें एक ह्यूज फार्म लैंड है, एकर्स एंड एकर्स ऑफ ज़मीन है, ठीक है, एकड़ और एकड़ के हिसाब से ज़मीन है, और उस पूरे फार्म लैंड को ना सिर्फ एक कपल रन कर रहा है, एक मियाँ बीवी का कपल है, बस सिर्फ वो रन कर रहा है। और वो कैसे रन कर रहे हैं उसे? सारा काम ऑटोमेटेड है, सारा काम ऑटोमेटेड है। उनकी सारी जो वो मशीन्स हैं, वो उसके हिसाब से वो, मतलब कि जब कटिंग करनी होगी तो वो बस मशीन को सिर्फ उन्होंने उस ट्रैक के ऊपर चलाना है उन्होंने, और वो भी फिज़िकली नहीं चलाना उन्होंने, ठीक है। वो चलेगा, पानी के लिए होगा। हम तो अभी भी माली करते हैं ना, वो आप किसी भी इवन यूएई सऊदी अरब भी चले जाएं, वो हम माली नहीं होंगे। अब उन्होंने स्प्रिंकल का सिस्टम लगाया हुआ है कि इतने टाइम के ऊपर जाके वो स्प्रिंकल हो जाएगा, और क्योंकि वो सेंसर बेस्ड स्प्रिंकल है, कहीं पे कोई ख़राबी है तो वो उनको आ भी रहा होता है पीछे कि ये प्रॉब्लम चल रही है। तो मैनुअल लेबर, चाइना की वो वीडियो देखें जो उन्होंने ओवर फोर्टनाइट के अंदर एक पता नहीं कितनी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी थी। फोर्टनाइट यानी कि 2 वीक्स के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। किस बेस के ऊपर? आम मजदूर नहीं काम करे जी, सारा कुछ मैकेनिकल काम सारा हो रहा था, ठीक है। तो जिसको हम लोग मैनुअल लेबर भी समझते हैं ना, वो भी मैसिवली चेंज हो जाएगा। अभी और हमारे माइंड में क्या आता है कि यार देखो, हमने पिज़्ज़ा डिलीवर करना था तो वो तो राइडर आएगा ही आएगा ना। तो उसके अंदर भी आप देखें कि बाहर के मुल्कों के अंदर वो ड्रोन्स डिलीवर करना शुरू हो रहे हैं अब वो, राइट। तो ये मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करेगी ये वाली जनरेशन, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ रही ना उस तरह के कामों की, उस तरह के कामों की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और थॉट भी आ रही है कि जितना ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन होगा तो एक तो करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। मशीन्स ने तो करप्शन नहीं करनी ना, उन्होंने डेफिनेटली उनके लिए तो एक टीचर से आप एक सवाल पूछें, दोबारा पूछें, तीसरी बार पूछें, उसके अंदर गुस्सा आ जाएगा, या टीचर्स के अंदर ग्रज भी आ सकता है किसी के लिए। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मशीन के अंदर तो फीलिंग्स नहीं होती, उनके अंदर तो कोई ग्रजेस नहीं है, उनके अंदर तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कि उनसे एक सवाल अभी पूछो दोबारा पूछो तो वो कहेगा मैं थक गया हूँ, सुबह से रात हो गई है, तो मैं तो अब और नहीं कुछ कर सकता, मेरा तो सोने का टाइम है, राइट। तो नेचुरली जो ट्रांजिशन है वो उस चीज़ की ही तरफ जा रही है कि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट्स होंगी इस टाइम के अंदर। मेजर सोशल जो चेंजेस हैं, अर्बनाइजेशन और ये प्रॉब्लम्स, ये सारे के सारे इस सबको ये लोग अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आ जाती है उसके अंदर के, मिसाल के तौर पे कि अक्टूबर 7, 2023 के अंदर ये जो गज़ा वाला प्रॉब्लम हुआ था, जिसका भी एक टेम्प्रेरी सीज़ फायर अल्हम्दुलिल्लाह इवेंचुअली हुआ है, तो उस सारे सिनेरियो के अंदर अब ये देखें कि ये वो कोई जेनोसाइड उस ज़माने का नहीं है कि किसी वो आज से कोई 600 साल पहले, 700 साल पहले चंगेज़ खान की फ़ौज आई थी, उन्होंने हमला कर दिया तो वो दुनिया को पता नहीं लगा, खबर नहीं। कि हमें लाइव खबरें मिल रही हैं, हमें लाइव पिक्चर्स मिल रही हैं, ये नहीं कि हाँ साल पहले पुरानी पिक्चर थी।
डेली बेस के ऊपर अपडेट्स आ रही हैं आपके पास ना, और पूरी दुनिया जो है वो अपने कामों में मगन है, सही है। तो जो वो वाला एस्पेक्ट था ना कि आप ज़रा सिर्फ अपने आप को छोड़ दें, अपनी फीलिंग्स को छोड़ दें, बच्चों के ऊपर फोकस करके देखें कि बच्चों ने किसने कितना इंटरेस्ट लिया उसके अंदर, कौन कितना मूव हुआ उस चीज़ से। हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ ठीक है, बच्चे उस सेंस में बहुत अच्छे हैं कि जब हम कोई टॉपिक उनके साथ शेयर करते हैं, हम कहते हैं कि हमने कोई फ़ंड रेज़ करना है उनके लिए, हम उनके लिए दुआ करते हैं, तो उस वक्त वो ज़रूर वो आते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचें कि इंडिपेंडेंटली वो कितने मूव हो रहे हैं, कितने अपसेट हो रहे हैं उस बात के ऊपर, नहीं, वो मतलब कि क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया और ये जितने भी टूल्स हैं ये आपको एक पर्सनलाइज्ड दुनिया दिखाते हैं। जो चीज़ें आप देखते हैं आपको वही नज़र आ रहा होगा, जो पोस्ट आप जिन पे इंटरैक्ट करते हैं आपको वही नज़र आएगा। पर जिसको कपड़ों का शौक होगा लगेगा दुनिया में कपड़ों के अलावा कोई काम ही नहीं है, बस सिर्फ कपड़े ही हैं, कहीं कहीं लाइन निकल रही है, किसी का कुछ हो रहा है। जिसको कुकिंग का शौक होगा बस खाना पकाना ही है दुनिया का मकसद। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर यही शायद मेंशन किया होगा। जो सियासत में होगा उसको लगेगा कि बस पूरी दुनिया ख़त्म है, कि किसी तरह से वो पार्टी जो जेल के अंदर है, जो पार्टी यहाँ पे उनका किस तरह से डील ख़त्म हो रही है, इनकी आपस में बन रही है, बस ये सारा उस चीज़ का मकसद है। ये पर्सनलाइज वर्ल्ड है। जिसको मूवीज़ का शौक़ है उसको लगेगा पूरी दुनिया ही वो वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ कि फीलिंग ये आती है, थॉट ये आती है कि एज इफ़ के जो बाहर की दुनिया होगी ना वो इसको बहुत ज़्यादा रेस कर रही है और हमें भी रेस लगा के समहाउ इधर पहुँचना चाहिए। मैं आपके साथ 2 न्यूज़ शेयर करता हूँ और उसके ऊपर हम डिस्कशन करके कंक्लूड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक नया लॉ पास किया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, ठीक है। जो लॉ पास करने का तरीक़ाकार होता है कि एक प्रपोज़ल आएगा, पार्लियामेंटेरियंस डिस्कस करेंगे, एकेडमिक से पूछेंगे, साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे, उसके ऊपर डिस्कशंस होगी, उसमें बिज़नेस कम्युनिटी भी अपना इनपुट डालेगी, लॉ पास इवेंचुअली हो जाएगा। पाकिस्तान की तरह नहीं होगा कि इसमें एक एस्टैब्लिशमेंट का रोल होगा कानून पास कराने में, एक रात के अंदर सारे कानून भी पास हो जाएंगे और सब कुछ हो रहा होगा, उस तरह नहीं। तो वो लॉ क्या है कि जिसका इन्फोर्समेंट जो है ना इसके अंदर 1 साल लगेगा, क्योंकि वो ट्रांजिशनल होता है। वो क्या है, 16 ईयर्स से नीचे सोशल मीडिया बैन है। 16 ईयर्स से नीचे सोशल मीडिया बैन है। हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम सऊदी अरब की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनको कोई इस्लाम के हिसाब से उन्हें कोई मॉरल्स नज़र आ रहे होंगे, उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट और देखा कि प्रॉब्लम कहाँ बढ़ती जा रही है, ठीक है, किस तरह बढ़ के जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ को लॉ बना दिया है। अब जारी बात है 1 ईयर का ट्रांजिशन क्यों है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने 1 ईयर के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उन सब ने उसके मुताबिक कंप्लाई करना है, फिर उन्होंने उसके हिसाब से करना है, और फिर उसके लॉज के क्या फ़ाइन होगा, किस तरह से हमने इसको इन्फोर्स कैसे करना है इस चीज़ को। उसके अंदर जारी बात है, उसके अंदर मतलब कि हाउ टू इन्फोर्स के 16 ईयर से अबव है कि नहीं। तो उसके अंदर और भी प्राइवेसी की मैटर्स आ जाते हैं कि आपने प्रोफाइल बनाते हुए अपनी, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई आईडी शेयर करनी होगी अपनी, ठीक है, कोई ना कोई आईडी शेयर करनी होगी अपनी, जिससे प्रूफ हो सके कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है। तो जिसका प्रोसेस को वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसी से इम्प्रेस होके इंडोनेशिया, जो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ के ऊपर आ जाता है, इंडोनेशिया भी इस चीज़ को कंसिडर कर रहा है कि हम भी जो सोशल मीडिया है ना उसके ऊपर हम लोग एक लॉ बना लें कि उसको किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड ने, जहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें थी सोशल मीडिया से हट के, उन्होंने एक लॉ बना दिया है कि अब इस एज से आगे सिगरेट पूरे मुल्क के लिए बैन है, ठीक है। जो इस डेट तक 18 ईयर्स के हो गए थे वो ज़िंदगी भर बेशक रहें, पीते रहें सिगरेट, ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर डेट के बाद से बैन है उनके लिए सिगरेट पीना, इर्रिस्पेक्टिव कि वो आज से 20 साल बाद जाके वो 30 साल के भी हों, बेशक क्यों नहीं, ठीक है, वो उनके लिए वो चीज़ बैन होगी। वो 2023 के अंदर फ्रांस ने एक लॉ पास किया था, लेकिन फिर उसके ऊपर अभी बिज़नेस के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसके अंदर ये है कि अंडर 15 अकाउंट क्रिएट करने से पहले पेरेंट का क्लिक कंसेंट रिक्वायर्ड होगा। जो पेरेंट्स हैं ना वो क्लिक के ऊपर कंसेंट। अच्छा, 16 ईयर्स की एज क्या होती है, मैट्रिक वाली एज। जब मैट्रिक कर चुके होते हैं ना तो वो 16 ईयर्स एज होती है। 15 ईयर्स 9th समझ लें आप, ठीक है, और ये उसी एज ब्रैकेट की बात कर रहे हैं हम लोग। नॉर्वे की गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि जिसमें उनका ऑलरेडी एक लॉ चल रहा था, 13 ईयर्स के ऊपर सोशल मीडिया अलाउ होगा, 13 से पहले नहीं होगा लॉ। तो वो उसका लॉ जो जिसको कर रहे हैं वो ये है कि उसको रेस कर रहे हैं एज को 13 से 15 ईयर्स।
मैंने जितने भी कंट्रीज़ की एग्जांपल दी है, नन ऑफ देम आर इस्लामिक कंट्रीज़। ठीक है, वाहिद इंडोनेशिया होगी जिसमें कुछ पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, लेकिन मेजॉरिटी वो नहीं है। तो वाई डू यू थिंक कि वो इस लाइन पे जा रहे हैं, जबकि एआई तो इतना ब्राइट फ्यूचर भी दिखा रहा है, तो वो इस लाइन के ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नज़र आ रहा है कि सोशल प्रॉब्लम्स कहाँ जा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर सोशल मीडिया को जेन से निकाल दें, सोशल मीडिया अलाउड ही नहीं है। सोशल मीडिया की हम बात करेंगे तो फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब भी उसके अंदर जो सोशल मीडिया एस्पेक्ट हो गया, और क्या शामिल है उसके अंदर, यानी कि इवन वो यूट्यूब फॉर किड्स को भी अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करें। टिकटॉक हो गया, और कौन से टूल्स हो गए, अब आप स्नैपचैट हो गया। अच्छा, अब आप ये माइंड में लाएं कि अगर एक बच्चे को आप मोबाइल देते हैं और सोशल मीडिया नहीं है, तो उसके पीछे ऐप्स कौन सी रह जाती हैं पीछे? ठीक है, हाँ, बस वो गेमिंग वाली ऐप रह जाएगी। और वो तो रोबोलॉक्स, एक क्या नाम था उस गेम का, रोब्लॉक्स। ठीक है, रोब्लॉक्स। ऑफकॉम अर्ज्ड टू एक्ट आफ्टर यूएस फर्म क्लेम्स रोब्लॉक्स इज पेडोफाइल हेल्थस्केप। पेडोफाइल क्या होते हैं? पेडोफाइल्स कौन होते हैं? जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जो बच्चों के साथ सेक्स प्लेजर्स लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये उसका हेल्थ स्केप है, क्योंकि ये जो बनाने वाली कंपनी और ये थी ना, देखने में जब भी आप देखेंगे वो इस कदर कार्टूनिश चीज़ें लगेंगी कि बड़ा बंदा कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा उसके अंदर। अच्छा, ये वो बात थी जो हमने सबसे पहले वाले सेशन में की थी कि हम बच्चों को मतलब कि देख लेते हैं ना कि हाँ, ये बच्चों के आगे ना बच्चे कार्टून ही देख रहे हैं कोई चीज़। तो कहा था हमारे ज़माने के अंदर हम छोटे थे तो बुरी चीज़ होती थी, कोई न्यूड सीन होता था, उसको बुरा समझा जाता था। अभी जो है ना, ये कंटेंट के अंदर हिडन ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको रियलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ पे ना इन गेम्स को, और इसके आगे डिस्कशन में हो रहा है कि तमाम गेम्स का ऑडिट किया जाए कि गेम्स कैसे, किस टाइप की गेम्स होती हैं। तो इन शॉर्ट बात इस तरफ जा रही है कि जो गेम्स है ना वो अनसेफ हैं, और गेम्स का प्रॉपर एक तरह का ऑडिट होना चाहिए। नॉट जस्ट कि बस ग्राफिक देख के अंडरस्टैंड कर लिया कि ये बच्चों की गेम्स है, बल्कि ये कि वो कंटेंट क्या रख रहे हैं, उससे क्या गलत ट्रैप में बच्चे तो नहीं फंस रहे, कहीं गलत ट्रैप पे तो नहीं फंस रहे। अच्छा, अब गेम्स भी अगर अनसेफ हैं, ठीक है, और मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दिया, तो आप लोग अपने बच्चों को देखें, अगर आप लोगों ने उनको सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों को इंटरेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि सरप्राइज़ यानी कि मिसाल के तौर पे ऑलिव स्कूल की वीडियो के ऊपर अगर कमेंट आ रहा है और वो बच्चे की पिक्चर भी लगी हुई है और बच्चा खुद कमेंट कर रहा है, और मुझे हमें भी बता रहे हैं स्कूल के अंदर कि सर हमने भी कमेंट किया था उसके ऊपर, तो उसमें तो हम कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका क्या मतलब है? पेरेंट्स ने उनको एक्सेस दिया हुआ है। पेरेंट्स को एक्सेस नहीं देना चाहिए। उनका पहले दिन से हम ये बात करते आ रहे हैं कि उनको इस चीज़ से दूर रखें, उन्हें डायरेक्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर उनको आप अलाउ करें। अच्छा, फिर पीछे चीज़ रह जाती है सिर्फ और सिर्फ के अगर गेम्स भी नहीं है, सोशल मीडिया भी नहीं है, तो फिर ये किस लिए यूज़ हो रहा होगा और क्या रह जाता होगा इसके अंदर? व्हाट्सएप भी शायद मोस्ट प्रॉब्ली उसी में फॉल कर रहा है ना, सोशल मीडिया में फॉल करता है ना वो भी। हाँ, वो मतलब कि बाकी जो है ना वो मेरे ख्याल में स्वाय कैमरा और उस टाइप की चीज़ें रह जाती हैं। अच्छा, उसके अंदर हेल्थ कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, और वो आप सब करें कि आप यानी कि इवन इफ़ यू आर ग्रोन अप्स खुद भी अपने डिवाइसेस को, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, हर इन डिवाइसेस के अंदर एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑप्शन होगा आपको, वो डिफरेंट नामों से होगा, लेकिन बुनियादी तौर पे वो चीज़ होती है ब्लू लाइट फ़िल्टर होता है। ठीक है, बुनियादी तौर पे वो है ब्लू लाइट फ़िल्टर। किसी में लिखा होगा इजी ऑन आइज़, इस तरह करके कुछ नाम होंगे। उस सब ऑप्शन को ना इनेबल करते हैं आप, क्योंकि ब्लू लाइट जो है ना वो अनहेल्दी है हमारे ब्रेन के लिए। ब्लू लाइट जो है वो अनहेल्दी है हमारे ब्रेन के लिए। तो इस वक्त अगर आप ब्लू लाइट ग्लासेस को सर्च करें, ब्लू लाइट ग्लासेस को, तो आपको पता लगेगा कि छोटे बच्चों के लिए ना डिफरेंट किस्म की ग्लासेस आ रही हैं, और रिकमेंडेड ये है कि जब भी स्क्रीन यूज़ करनी है तो हमेशा वो ग्लासेस पहननी है। उसको मोबाइल डिवाइस के ऊपर भी करें, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस वाले स्कूल की क्यों नहीं हो रही, लेकिन कोशिश ये करें कि ब्लू लाइट फ़िल्टर ऑन हो और ग्लासेस जो हैं वो आपकी वो बच्चे पहन लिया करें जब वो उसको यूज़ कर रहे हो, ताकि मिनिमम डैमेज हो। मेरा अपना स्टूडेंट है जो कि दुबई में रहता है, और उससे इस दफ़ा जब मैं मिला था तो उसके दोनों बच्चों के ना एनके लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि ये क्या हुआ है, एनके क्यों इतनी मोटी मोटी दोनों बच्चों को लग गई है, इतने वो एक्टिव बच्चे। अच्छा, क्योंकि दुबई को शौक़ है या यूएई को बड़ा शौक़ होता है कि वर्ल्ड फर्स्ट हमने ये टेक्नोलॉजी अचीव की, तो उन्होंने रेस लगाई थी बड़ी जल्दी के हमारे स्कूल सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं।
तो कह रहे हैं कि अच्छा बच्चों का ना एक और प्रॉब्लम होता है, वो आप सब की जिम्मेदारी और टीचर्स की भी पेरेंट्स की भी। बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि जब उनकी आईसाइट वीक होती है ना, उनको समझ नहीं लग रही होती कि प्रॉब्लम क्या है, सही है। उनको वो आपका काम है बीइंग एल्डर्स कि आप डिटेक्ट करें कि इसको ना स्ट्रेन पड़ रहा है, इसको शायद समझ नहीं लग रही कि ब्लर चीज़ें नज़र आ रही हैं उसे, तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। एनीवे उसने कहा कि इस तरह करके हम कोई प्रॉब्लम फेस करनी शुरू की, डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चों की आईसाइट ज़ाया हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो ज़ीरो कहते हैं, ज़ीरो है इस वक्त, कुछ भी नहीं है, यानी कि स्क्रीन हमने इनको दिखानी ही नहीं है, इस वक्त ज़ीरो डॉक्टर ने कह दिया है कि ये नहीं कि 1 आवर 2 आवर्स, कहते हैं एनके पैनी और ज़ीरो स्क्रीन करनी पड़ेगी आपको, और ये आपने लेके चलना है टिल द एज ऑफ 9 तक। टिल द एज ऑफ 9 तक आपने अपने बच्चों को सेफली इससे गुजारना है। उसके बाद जाके बॉडी जब डेवलप हो चुकी होती है तो तब एक और बात है, और तरह का वो चैलेंजेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप लोग भी बहुत सारे केयरफुल रहें। एक तो ब्लू रे का ताल्लुक होता है डे लाइट के साथ, ठीक है, कि आपके ब्रेन को वो सिग्नल ये दे रहा होता है कि दिन है तो आपका दिमाग एक्टिव रहे उस दिन। तो उसका एवर्स ये होता है कि अगर ब्लू लाइट फिल्टर ऑफ होना और आप रात को भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आपकी नींद कभी नहीं आपको अच्छी आएगी, क्योंकि आपके दिमाग को स्क्रीन देखते देखते आप बेड पे भी लेटे हुए कर रहे हैं, सिग्नल ये मिल रहा है, ब्रेन ये समझ रहा है कि दिन का वक्त है, कि दिन का वक्त है ये, ठीक है। तो इसमें जो स्लीपलेस नाइट्स और उसका जो डिस्टर्बिंग जो ड्रीम्स होती है ना, उसका एक बीमारी होती है, उसको क्या बोलते हैं, इंसोम्निया बोलते हैं उससे। तो वो बीमारी डेवलप हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एडल्ट्स के अंदर भी। तो नंबर 1 ये कि रात को सोने से पहले बस एक गैप, अच्छा गैप होना चाहिए, मोबाइल आपने यूज़ नहीं करना। ब्लू लाइट फिल्टर्स इसमें ऑन करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।